हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। ये अक्षर एच 3 लोगों से जुड़ता है। श्रीमती हबर्ड, मिस डेबनहैम, जिसका बीच वाला नाम है हरमियोन, और नौकरानी हिल्डेगार्ड श्मिट। और इन तीनों में से कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा सवाल है, मैं मिस डेबनहैम का नाम लेना चाहूँगा। कौन जाने उन्हें उनके पहले नहीं बल्कि दूसरे नाम से ही बुलाया जाता हो। इसके अलावा पहले ही उनके साथ कुछ संदेह का मामला है। वह बात जो तुम्हारे कान में पड़ी थी दोस्त, यकीनन थोड़ी अजीब सी थी, और उसकी सफाई देने में उसका इनकार भी ऐसा ही है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो अमेरिकी महिला का नाम लूँगा, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने कहा। ये बहुत महंगा रुमाल है, और अमेरिकी लोग, जैसा कि सारी दुनिया जानती है, परवाह नहीं करते कि वे कितना भुगतान कर रहे हैं। तो आप दोनों ने नौकरानी को अलग कर दिया? पायरो ने पूछा। हाँ, जैसा कि खुद उसने कहा कि यह किसी ऊंचे तबके के व्यक्ति का है। और दूसरा सवाल, पाइप साफ करने वाला, क्या कर्नल आर्बतनॉट ने उसे गिराया या किसी और ने? ये ज़्यादा मुश्किल है। अंग्रेज़ चाकू का इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ आप सही है। मेरा तो इस ख्याल की तरफ झुकाव है कि किसी और ने उसे गिराया, और ऐसा उसने उस लंबी टांगों वाले अंग्रेज़ को फंसाने के लिए किया। जैसा आपने कहा मोसियो पायरो, डॉक्टर ने टीप लगाई। 2 नंबर का सुराग बहुत ज़्यादा लापरवाही है। मैं मोसियो बोक से सहमत हूँ। रुमाल असली भूल थी, इसलिए कोई नहीं मानेगा कि ये उसका है। पाइप क्लीनर नकली सुराग है। इस धारणा की तायद इस बात से होती है कि कर्नल आर्बतनॉट कोई घबराहट या झेप नहीं दिखाते, और खुले तौर पर पाइप पीना और ऐसा साफ करने वाला इस्तेमाल करना स्वीकार करते हैं। आप अच्छी तरह तर्क कर लेते हैं, पायरो ने कहा। तीसरा सवाल, किसने पहना लाल किमोनो? मोसिए बोक आगे कहते गए। उसके बारे में यह मैं स्वीकार करूंगा कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। क्या आपका कोई ख्याल है इस पर, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन? कोई नहीं। फिर हम यहाँ खुद को पराजित मान लेते हैं। अगले सवाल में ज़रूर कुछ संभावनाएं हैं। किस आदमी या औरत ने कंडक्टर का भेष बना रखा था? खैर, हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कई लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। हार्डमैन, कर्नल आर्बतनॉट, फॉस्करेली, काउंट आंद्रेई और हेक्टर मैक्विन सभी बहुत लंबे हैं। श्रीमती हबर्ड, हिल्डेगार्ड श्मिट और ग्रेटा ओसन बहुत चौड़ी चकली है। बचता है निजी सेवक, मिस डेबनहैम, रानी ड्रैगोमिरॉफ और काउंटेस आंद्रेई, और इनमें से किसी की संभावना नहीं जान पड़ती। ग्रेटा ओसन एक मामले में और अंतोनियो फॉस्करेली दूसरे मामले में कसम खाते हैं कि मिस डेबनहैम और निजी सेवक अपने अपने कूपे से नहीं निकले। हिल्डेगार्ड ने रानी साहिबा के बारे में कहा है कि वे अपने कूपे में रही, और काउंट ने हमें बताया है कि उनकी पत्नी नींद की दवा लेकर सोई थी। इसलिए ये असंभव लगता है कि कोई भी हो सकता है, जो बेतुकी बात है, जैसा कि हमारे पुराने मित्र गणितज्ञ यूक्लिड का कहना है। पायरो बुदबुदाए। उन्हीं 4 में से होगा, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने कहा। अगर कोई बाहर का नहीं है जिसने अपने छिपने के लिए कोई जगह खोद ली है, और वह हम सहमत थे, असंभव था। मोसिए बोक सूची के अगले सवाल पर पहुंच गए थे। नंबर 5, टूटी हुई घड़ी की सुइया 1:15 क्यों बजा रही है? इसके 2 जवाब मुझे नज़र आते हैं। या तो ऐसा हत्यारे ने किया था ताकि वह साबित कर सके कि उस समय वह कहीं और था, और बाद में वह जब उसने कूपे से बाहर निकलने की सोची तो उसे बाहर लोगों के चलने फिरने की आवाज़ों ने ऐसा करने से रोक दिया। या फिर, रुको, मुझे एक ख्याल आ रहा है। बाकी दोनों अदब से इंतज़ार करते रहे। उस बीच मोसिए बोक दिमागी कश्मकश में उलझे रहे। हाँ, आ गया, आखिरकार, उन्होंने कहा। यह कंडक्टर के भेष वाला हत्यारा नहीं था जिसने घड़ी के साथ छिड़कानी की थी। वह आदमी वह था जिसे हमने दूसरा हत्यारा कहा है, बेहत्ता व्यक्ति, दूसरे शब्दों में लाल किमोनो वाली औरत। वह बाद में आती है और घड़ी की सुइया पीछे कर देती है ताकि दूसरी जगह अपनी मौजूदगी का सबूत बना दे। वाह, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने कहा, बहुत अच्छी तरह सोचा गया है इसे। तो हुआ ये, पायरो ने कहा। उसने उसे अंधेरे में चाकू भोंका, यह न जानते हुए कि वह पहले ही मर चुका था, लेकिन किसी तरीके से गुंताड़ा भिड़ाया कि उसके नाइट सूट की जेब में घड़ी थी। से बाहर निकाला, बिना देखे सुइया पीछे की और उस पर चोट करके जिस तरह पिचकाना ज़रूरी था उस तरह पिचका दिया। मोसिए बोक ने ठंडी निगाहों से पायरो को देखा। क्या तुम्हारे पास सुझाने के लिए इससे बेहतर कुछ है? उन्होंने पूछा। इस वक्त नहीं, पायरो ने स्वीकार किया।
तो भी उन्होंने बात जारी रखी। मुझे लगता है आप दोनों में से किसी ने भी उस घड़ी से जुड़े सबसे दिलचस्प नुक्ते पर ध्यान नहीं दिया है। क्या सवाल नंबर 6 उससे संबंधित है? डॉक्टर ने पूछा। उस सवाल का क्या हत्या उस समय 1:15 पर हुई थी? मेरा जवाब है नहीं। मैं सहमत हूँ, मोसिए बोक ने कहा। अगला सवाल है क्या पहले हुई थी? मेरा जवाब है हाँ। आपका भी यही है डॉक्टर? डॉक्टर ने हामी में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इस सवाल का क्या बाद में हुई थी? जवाब भी हाँ में दिया जा सकता है। मैं आपके विचार से सहमत हूँ मोसिए बोक, और ऐसा ही मोसिए पायरो का हाल है। हालांकि वे खुद अभी अपनी राय पक्की जाहिर नहीं करना चाहते। पहला हत्यारा 1:15 से पहले आया, दूसरा हत्यारा 1:15 के बाद आया, और रहा सवाल बेहत्ते होने का, क्या हमें यह जानने के लिए कदम नहीं उठाने चाहिए कि मुसाफिरों में से कौन कौन बेहत्ते है? मैंने इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं किया है, पायरो ने कहा। आपने शायद गौर किया हो कि मैंने हर मुसाफिर को या तो हस्ताक्षर करने के लिए कहा था या पता लिखने के लिए। इससे पूरा नतीजा नहीं निकल सकता, क्योंकि कुछ लोग कुछ काम दाएं हाथ से करते हैं, कुछ काम बाएं हाथ। कुछ लोग लिखते दाएं हाथ से है मगर गोल्फ बाएं हाथ से खेलते हैं। फिर भी इसमें कुछ तत्व तो है। हर व्यक्ति ने जिससे पूछताछ की गई कलम को दाएं हाथ में लिया, सिवा रानी ड्रैगोमिराफ के, जिन्होंने लिखने से मना कर दिया। रानी ड्रैगोमिराफ तो असंभव है, मोसिए बोक ने कहा। मुझे शक है कि उनमें उस खास किस्म के बाएं हाथ वाले वार को करने की ताकत होगी, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने संदेह भरे स्वर में कहा। उस खास जख्म में काफ़ी ताकत लगी होगी, फिर औरत के लिहाज से ज़्यादा ताकत नहीं। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जितनी ताकत किसी बुज़ुर्ग महिला में होती है उससे ज़्यादा, और रानी ड्रैगोमिराफ की काठी काफ़ी दुबली पतली है। ये शरीर पर मन और दिमाग के हावी होने की बात भी हो सकती है, पायरो ने कहा। रानी ड्रैगोमिराफ का व्यक्तित्व बहुत शानदार और इच्छा शक्ति असीम है, लेकिन अभी इसे एक तरफ रहने दो। सवाल नंबर 9 और 10, क्या हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि रैचेट को एक से अधिक लोगों ने चाकू भोंका होगा? और इसके अलावा जख्मों के बारे में और क्या सफाई दी जा सकती है? मेरी राय में डॉक्टरी नज़रिए से उन जख्मों की और कोई वजह नहीं बताई जा सकती। ये सुझाना कि एक आदमी ने पहले हल्के से वार किया, फिर ज़ोर से, पहले दाएं हाथ से फिर बाएं हाथ से, और शायद आधे घंटे के अंतराल के बाद मुर्दा शरीर पर ताज़ा वार किए, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। जैसा कि आपने खुद कहा है, इसे और किस तरह समझाया जा सकता है? पायरो ने आंखें नाक की सीध में गड़ा दी। यही मैं खुद से पूछता हूँ, उन्होंने कहा। यही मैंने खुद से पूछना बंद नहीं किया है। वे अपने आसन पर पीछे को झुक गए। अब से यह सब यहाँ है। उन्होंने अपने माथे को ठकठकाया। हमने सब कुछ छान फटक लिया है। तथ्य सब हमारे सामने हैं, तरतीब और करीने से सजे हुए। मुसाफिर यहाँ बैठे अपनी गवाही देते रहे हैं। जो कुछ हम जान सकते हैं हमें मालूम है बाहर से। वे लगाव के साथ मोसिए बोक को देखकर मुस्कुराए। वह हमारे बीच एक छोटा सा मजाक रहा है ना? यह आराम से बैठकर सोचना कि सच क्या है। खैर, मैं अब अपने विचारों को व्यवहार में उतारने जा रहा हूँ, यहाँ आपकी आंखों के सामने। आप दोनों को भी यही करना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें और सोचें। उन मुसाफिरों में से एक या अधिक लोगों ने रैचेट को मारा। उनमें से कौन? लगभग 15 मिनट तक कोई नहीं बोला। मोसिए बोक और डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने शुरुआत पायरो की हिदायतों पर अमल करने से की थी। उन्होंने परस्पर विरोधी ब्यूरो की एक भूल भुलैया के बीच से एक साफ और बेमिसाल हल को देखने का प्रयास किया। मोसिए बोक के विचारों का सिलसिला कुछ इस तरह चला। निश्चय ही मुझे सोचना चाहिए, लेकिन जहाँ तक इसकी बात है मैं पहले ही सोच चुका हूँ। जाहिर तौर पर पायरो को लगता है कि इस अंग्रेज़ लड़की का मामले से ताल्लुक़ है। मैं इस एहसास से मुक्त नहीं हो पा रहा कि यह बहुत करके नामुमकिन है। अंग्रेज़ बेहद ठंडे होते हैं, शायद इसलिए कि उनके जिस्म सुंदर नहीं होते। लेकिन बात ये नहीं है। लगता है कि उस इतालवी ने हत्या नहीं की होगी। अफसोस, मेरे ख्याल में वह अंग्रेज़ निजी सेवक झूठ नहीं बोल रहा जब वह कह रहा है कि दूसरा आदमी कूपे के बाहर नहीं गया। लेकिन क्यों बोलेगा? अंग्रेज़ों को रिश्वत देना आसान नहीं है। वे आसानी से खुलते नहीं। पूरा मामला बहुत अफसोसनाक है। मुझे तो यही ख्याल आता है कि जाने कब हम इससे मुक्त होंगे। बर्फ़ हटाने के लिए कुछ न कुछ कोशिश तो हो रही होगी। इन देशों में ये लोग इतना धीरे काम करते हैं।
घंटों बीत जाते हैं और तब किसी को कुछ करने की सुध आती है। और इन देशों की पुलिस, उससे निपटना तो और भी कठिन है। अहंकार से फूली हुई, बात बात पर बुरा मानने वाली, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सचेत। वे तो इसे बड़ा मामला बना देंगे। ऐसा हमेशा नहीं होता कि ऐसा मौका उनके हाथ लगे। सारे अखबारों में खबर छपेगी। और वहाँ से मोसिए बोक के ख्याल पिटे पिटाए रास्ते पर चल निकले, जिस पर वे पहले भी सैकड़ों बार जा चुके थे। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन के विचारों का क्रम यो था। ये वाकई अजीब है। एक छोटा सा आदमी ज्ञानी है या सनकी? क्या यह इस रहस्य को हल कर लेगा? असंभव। मैं तो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देखता। सब कितना चकराने वाला है। हर कोई झूठ बोल रहा है शायद, लेकिन तब भी इससे हमें कोई मदद नहीं मिलती। अगर सब झूठ बोल रहे हैं तब भी उतनी ही उलझन बनी रहती है जितनी तब अगर सब सच बोल रहे हो। उन जख्मों का मामला भी अजीब है। मैं समझ नहीं पाता। इसे समझना आसान होता अगर उसे गोली मारी गई होती। आखिरकार बंदूकची का मतलब यही तो होगा कि वे बंदूक दागते हैं। अजीब देश है अमेरिका। मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा। कितना प्रगतिशील है। जब मैं घर पहुँचूँ तो मुझे डिमिट्रियस जागून से मिलना चाहिए। वह अमेरिका हो आया है। उसके पास सब आधुनिक विचार है। जाने जिया इस वक्त क्या कर रही होगी। अगर मेरी पत्नी को कभी पता चल गया। इसके बाद उनके ख्याल बिल्कुल निजी मामलों की तरफ चले गए। हरक्यूल पायरो हिले डुले बगैर बिल्कुल निश्चल बैठे रहे। कोई सोचता कि वे सो रहे थे, और फिर 15 मिनट की पूरी निश्चलता के बाद उनकी भवें धीरे धीरे उनके माथे पर ऊपर को सरकने लगी। हल्की सी सांस उनके होठों से निकली। वे आहिस्ता से बुदबुदाए, मगर आखिरकार क्यों नहीं? और अगर ऐसा है तो, ऐसा हो तो सब कुछ साफ हो जाएगा। उनकी आंखें खुली। वे बिल्ली की आंखों की तरह हरी थी। उन्होंने नरमी से कहा, ठीक है, मैंने सोच लिया है। और आप सब? अपने अपने ख्यालों में डूबे दोनों आदमी ज़ोर से चौंक उठे। मैंने भी सोचा है, मोसिए बोक ने हल्के से अपराध भाव से कहा, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। जुर्म की तफ्तीश तुम्हारा हुनर है, मेरा नहीं दोस्त। मैंने भी खूब गहराई से विचार किया है। डॉक्टर ने अपने ख्यालों को किन्हीं निजी संबंधी ब्यूरो से वापस खींचते हुए बिना लाल हुए कहा, मैंने कई संभावित अनुमानों के बारे में सोचा है, लेकिन एक ने भी मुझे संतुष्ट नहीं किया। पायरो ने खुश मिजाजी से सिर हिलाया। उनके सिर की हरकत ये कहती जान पड़ी, बिल्कुल ठीक, यही कहना सही है। आपने मुझे वह लुक़मा दे दिया है जिसकी मुझे उम्मीद थी। वे बिल्कुल तनकर बैठ गए, छाती बाहर को फुलाई, मूँछों को सहलाया और किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के अभ्यस्त वक्ता की तरह बोले, दोस्तों, मैंने अपने दिमाग में सारे तथ्यों को दोबारा परखा है और मुसाफिरों की गवाही पर भी खुद विचार किया है। इस नतीजे पर पहुँचते हुए मैं थोड़ा थोड़ा धुंधला ही सही एक ऐसा खाका देख रहा हूँ जो उन सारे तथ्यों को, जिन्हें और जिस रूप में हम उन्हें जानते हैं, अपने में समा लेना। यह एक बहुत अजीब सी व्याख्या है और मैं अभी तक पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि यही सही है। पक्के तौर पर जानने के लिए मुझे कुछ प्रयोग करने होंगे। सबसे पहले तो मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूँ जो मुझे संकेत सूचक लगती है। आइए उस जुमले से शुरू करें जो मोसिए बोक ने ठीक इसी जगह पर मुझसे उस समय कहा था जब हम रेलगाड़ी में अपना पहला लंच ले रहे थे। उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया था कि हम हर वर्ग, उम्र, राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच थे। ये बात साल के इस मौसम में कुछ अनोखी सी है। मिसाल के लिए एथेंस से पेरिस और बुखारेस्ट से पेरिस वाले डिब्बे लगभग खाली है। उस मुसाफिर को भी याद कीजिए जो आया ही नहीं। ये बात मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है। फिर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे संकेत सूचक लगती है। मिसाल के लिए श्रीमती हबर्ड के नहाने वाले झूले की स्थिति, श्रीमती आर्मस्ट्रॉन्ग की माँ का नाम, मिस्टर हार्डमैन के जासूसी तरीके, मिस्टर मैक्वीन का ये सुजाना कि रैचेट ने खुद वह पत्र नष्ट कर दिया था जिसका झुलसा हुआ टुकड़ा हमें मिलता है, रानी ड्रैगोमिरॉव का पहला नाम और हंगेरियाई पासपोर्ट पर चिकनाई का निशान। दोनों व्यक्ति उन्हें एकटक देख रहे थे। क्या ये आपको भी कुछ सुझाते हैं? ये बिंदु? कुछ भी नहीं, मोसिए बोक ने साफ साफ कहा। और आप डॉक्टर, आप क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। मोसिए बोक इस बीच उस एक ठोस बिंदु को पकड़कर जिसका जिक्र उनके मित्र ने किया था, पासपोर्ट के अंबार में छटाई कर रहे थे। एक हुंकार के साथ उन्होंने काउंट और काउंटेस के पासपोर्ट उठाए और उन्हें खोला।
क्या इसकी तरफ तुम्हारा इशारा है, इस गंदे से निशान की तरफ? हाँ, ये काफ़ी ताज़ा चिकनाई का धब्बा है, आपने देखा? वो कहा है। काउंट की पत्नी के ब्यौरे के शुरू में, सही कहे तो उनके पहले नाम के शुरू में। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं अब भी मामला नहीं समझा। मैं इस पर एक और ही नुक्ते से देखना शुरू करूँगा। आइए जुर्म के मौके पर पाए गए रुमाल की तरफ लौटे। जैसा कि हमने कुछ ही देर पहले कहा, एच अक्षर से 3 लोगों का संबंध है, श्रीमती हबर्ड, मिस डेबनहैम और नौकरानी हिल्डेगार्ड श्मिट। अब इस रुमाल को दूसरे दृष्टिकोण से देखें। यह मित्रों एक बेहद महंगा रुमाल है, अय्याशी की चीज़, हाथ से बना, पेरिस में इस पर कढ़ाई हुई है। अक्षर को छोड़ दे तो मुसाफिरों में से कौन ऐसा है जिसके पास ऐसा रुमाल हो सकता है? श्रीमती हबर्ड नहीं, जो बहुत काबिल महिला है और कपड़े लत्ते में फिजूल खर्ची और शान शौकत का कोई दिखावा नहीं करती। मिस डेबनहैम भी नहीं, उस वर्ग की अंग्रेज़ महिलाओं के पास खूबसूरत सा लिनन का रुमाल होता है, उम्दा मलमल का महंगा सूती रुमाल नहीं जिसकी कीमत 200 फ्रैंक हो। और नौकरानी का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन गाड़ी में 2 औरतें ऐसी हैं जिनके पास ऐसे रुमाल के होने की संभावना हो सकती है। आइए देखिए कि हम उन्हें किसी तरह इस अक्षर एच से जोड़ सकते हैं या नहीं। जिन 2 महिलाओं की तरफ मेरा इशारा है वह रानी ड्रेगोमिडॉफ, जिनका पहला नाम नतालिया है। मोसियो बोक ने कुछ व्यंग से कहा, यही तो। और उनका पहला नाम, जैसा कि मैंने अभी कहा, निश्चित रूप से संकेत सूचक है। दूसरी महिला है काउंटेस आंद्रेनी, और तत्काल हमें कुछ सूझता है। तुम्हें तुम्हें ठीक है, मुझे। पासपोर्ट पर उनका पहला नाम चिकनाई के धब्बे से अपना मूल रूप खो बैठा है। कोई कहेगा मामूली संयोग या दुर्घटना है, लेकिन उस पहले नाम पर गौर करो, एलेना। फ़र्ज़ करो वह एलेना की जगह हेलेना होता। वह बड़ा एच बदल कर बड़ा ई बनाया जा सकता था और फिर उसे बढ़ाकर बड़ी आसानी से उसके अगले अक्षर से मिलाया जा सकता था और फिर चिकनाई का एक धब्बा उस पर गिरा के तब्दीली को ढका जा सकता था। हेलेना, मोसियो बोक ने उत्तेजित स्वर में कहा। सचमुच गौर करने लायक विचार है। निश्चय ही यह एक विचार है। मैं अपने विचार को पक्का करने के लिए किसी भी सबूत की तलाश करता हूँ, चाहे वह कितना छोटा क्यों न हो, और वह मुझे मिल जाता है। काउंटेस के सामान पर जो पर्ची चिपकी है वो थोड़ी नम है। वो पर्ची संयोग से सूटकेस के ऊपर नाम के पहले अक्षर पर चिपकी है। वह पर्ची गीली करके उतारी गई है और फिर दूसरी जगह चिपकाई गई है। तुम मुझे कायल करने लगे हो, मोसियो बोक ने कहा, मगर काउंटेस आंद्रेनी निश्चित रूप से वे। अब मेरे मित्र, आपको पलटकर इस मामले के एक और बिंदु से देखना चाहिए। इस हत्या को किस रूप में सबके सामने जाहिर करने का इरादा था। ये मत भूलिए कि बर्फबारी ने हत्यारे की सभी मूल योजनाओं को तबाह कर दिया है। पल भर के लिए कल्पना कीजिए कि बर्फ़ है ही नहीं, कि गाड़ी अपने सामान्य ढंग से बढ़ती रहती, तब क्या हुआ होता। हमारे ख्याल में बहुत संभावना है कि हत्या हर हाल में आज सुबह सवेरे इतालवी सीमा पर उजागर होती। वही गवाही इतालवी पुलिस को दी जाती। मिस्टर मैक्वीन धमकी भरे पत्र दिखाते, मिस्टर हार्डमैन अपना किस्सा सुनाते। श्रीमती हबर्ड ये बताने के लिए आतुर रहती कि कैसे रात को एक आदमी उनके कूपे से होकर गुजरा था। बटन पाया जाता। मेरा ख्याल है सिर्फ 2 बातें अलग होती। वो आदमी श्रीमती हबर्ड के कूपे से 1 बजे से ठीक पहले गुजरा होता और कंडक्टर की वर्दी किसी शौचालय में उतार कर फेंकी हुई बरामद होती। तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब है कि हत्या की योजना कुछ इस तरह बनाई गई थी कि वह किसी बाहरी आदमी का काम लगे। ये मान लिया जाता कि हत्यारा गाड़ी से ब्रॉड स्टेशन पर फरार हो गया। हाँ, गाड़ी के पहुंचने का समय रात के 1 बजे से 2 मिनट पहले है। कोई न कोई गलियारे में शायद एक अजीब से कंडक्टर के पास से ज़रूर गुजरा होता। वर्दी ऐसी नुमाया जगह रख दी जाती जिससे ये साफ जाहिर हो जाए कि चाल कैसे चली गई थी। मुसाफिरों में से किसी की तरफ भी संदेह की सुई इशारा न करती। यह मेरे दोस्तों वह शक्ल है जिसमें इस पूरे मामले को दुनिया के सामने पेश करने का इरादा था। लेकिन गाड़ी के साथ जो हादसा हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। निसंदेह यही कारण है हमारे पास कि वह आदमी अपने शिकार के साथ कूपे में इतनी देर क्यों रहा। वह गाड़ी के आगे चलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसे एहसास हो गया कि गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अब अलग योजनाओं की ज़रूरत पड़ेगी। अब हत्यारे के गाड़ी पर ही होने का पता चलेगा। हाँ हाँ, अधीरता से मोसियो बोक ने कहा। यह सब तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन रुमाल का इससे क्या मतलब?
मैं थोड़ा घुमावदार रास्ते से उसी तरफ आ रहा हूँ। शुरू ही में आपको ये समझ लेना चाहिए कि वे धमकी वाले खतों का मकसद आँख में धूल झोंकना था। वे लापरवाही से लिखी गई किसी अमेरिकी अपराध कथा से पूरम उठाए गए हो सकते थे। वे असली नहीं हैं। वे सीधे सीधे पुलिस के सामने पेश करने के लिए है। हमें जो बात खुद से पूछनी चाहिए वह यह कि क्या उन्होंने रैचेट को भी धोखा दिया। साफ तौर पर देखें तो जवाब है नहीं। हार्डमैन को रैचेट ने जो हिदायतें दी वे एक निश्चित निजी दुश्मन की तरफ इशारा करती है, जिसकी असलियत का पता रैचेट को अच्छी तरह था। यानी अगर हम हार्डमैन की कहानी को सच माने तो। लेकिन रैचेट को एक पत्र यकीनन बड़ी अलग किस्म का मिला था, वह जिसमें आर्मस्ट्रॉन्ग की बच्ची का जिक्र था और जिसका जला हुआ टुकड़ा हमें उसके कूपे में मिला था। अगर रैचेट को पहले आभास न हुआ होता तो ये खत इस बात को पक्का करने के लिए भेजा गया था कि वह अपनी जान को लेकर दी गई धमकियों के कारण को जान जाए। उस पत्र के पाए जाने का कोई इरादा नहीं था, जैसा कि मैं लगातार कहता रहा हूँ। हत्यारे का पहला काम उसे नष्ट कर देना था। इस प्रकार यह उसकी योजनाओं में आई दूसरी गड़बड़ी थी। पहली थी बर्फ़, दूसरी थी उस टुकड़े को हमारे द्वारा बचाकर फिर से पढ़ लिया जाना। उस पत्र या पर्ची को इतनी सावधानी से नष्ट करने का एक ही मतलब हो सकता है। गाड़ी पर ऐसा कोई व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए जिसका आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार से इतना अंतरंग संबंध हो कि उस पत्र के पाए जाने पर वह तत्काल संदेह के घेरे में आ जाएगा। अब हम उन दूसरे सुरागों पर आते हैं जो हमें मिले हैं। मैं पाइप साफ करने वाले की बात नहीं करता, हम पहले ही उसके बारे में काफ़ी कुछ कह चुके हैं। आइए रुमाल पर नज़र डालें। अपने सबसे सरल रूप में वह ऐसा सुराग है जो सीधे सीधे उसे कटघरे में खड़ा कर देता है जिसका नाम एच से शुरू होता है, और वह अनजाने में वहाँ गिर गया था। यही तो डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने कहा। उसे पता चल जाता है कि उसने रुमाल गिरा दिया है और फौरन अपने पहले नाम को छिपाने के लिए कदम उठाती है। कितनी तेज़ी से आप भागते हैं। जितना समय नतीजे पर पहुंचने के लिए मैं खुद को देता हूं, उससे कहीं जल्दी आप वहां पहुंच जाते हैं। क्या कोई और विकल्प है? निश्चय ही है। मिसाल के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि आपने कोई अपराध किया है और उसका संदेह किसी और पर डालना चाहते हैं। खैर, गाड़ी पर एक व्यक्ति है जिसका रिश्ता आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार से बहुत घनिष्ठ है, एक औरत। फ़र्ज़ कीजिए तब कि आप वहाँ एक रुमाल छोड़ जाते हैं जो उस औरत का है। उसे पूछताछ होगी, आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार से उसके संबंध सामने लाए जाएंगे और देखिए, प्रेरक तत्व और एक फंसाने वाला सबूत। लेकिन ऐसे मामले में डॉक्टर ने एतराज़ किया, जिस व्यक्ति की तरफ इशारा है वह अपनी असलियत को छिपाने के लिए कदम नहीं उठाएगी। आह, सचमुच आप ऐसा ही सोचते हैं। पुलिस की अदालत की यही राय है, लेकिन मैं इंसानी फितरत को जानता हूँ और आपको बताता हूँ कि अचानक हत्या के आरोप में कटघरे में खड़े कर दिए जाने की संभावना का सामना करते ही निर्दोष व्यक्ति भी होश खो बैठेगा और बेहद बेतुके काम करेगा। नहीं, चिकनाई का धब्बा और लेबल का बदला जाना दोष साबित नहीं करता। ये सिर्फ इतना साबित करता है कि किसी कारण से काउंटेस आंद्रेनी अपनी असलियत छिपाने के लिए बेताब है। आपके ख्याल में आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार से उनका क्या संबंध हो सकता है? वे कभी अमेरिका में नहीं रही, जैसा कि वे कहती है। बिल्कुल, और वे टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलती है और उनका नाक नक्शा बहुत विदेशी है, जिसे वे और भी बढ़ा देती है। लेकिन ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि वे कौन हैं। मैंने अभी श्रीमती आर्मस्ट्रॉन्ग की माँ का नाम लिया। वह लिंडा आर्डेन था और वे बहुत मशहूर अभिनेत्री थी और बातों के अलावा शेक्सपियर के नाटकों में काम करने वाली अभिनेत्री। शेक्सपियर के नाटक एज़ यू लाइक इट का ख्याल कीजिए। आर्डेन का वन और रोजालिंड, वहीं से उनकी अभिनेत्री के रूप में अपना नाम सूझा, लिंडा आर्डेन, वह नाम जिससे वे दुनिया भर में जानी जाती थी। उनका असली नाम नहीं था। वह गोल्डनबर्ग रहा हो सकता है। काफ़ी मुश्किल है। उनकी नसों में कुछ मध्य यूरोपीय खून हो, शायद यहूदी पुट भी हो। बहुत सी कौमें अपनी जगह छोड़कर अमेरिका पहुंच जाती है। मैं आपके सामने ये सुझा रहा हूँ कि श्रीमती आर्मस्ट्रॉन्ग की छोटी बहन, जो उस हादसे के समय खुद बच्ची ही रही होगी, हेलेना गोल्डनबर्ग थी, लिंडा आर्डेन की छोटी बेटी, और उसने काउंट आंद्रेनी से उस समय शादी की जब वे वॉशिंगटन में राजदूत थे। लेकिन रानी ड्रैगोमिरॉव तो कहती है कि उसने एक अंग्रेज़ से शादी की जिसका नाम उन्हें याद नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, क्या ये मुमकिन है? रानी ड्रैगोमिरॉव लिंडा आर्डेन से वैसा ही प्यार करती थी जैसा शानदार महिलाएं शानदार कलाकारों से करती है।
वे उनकी एक बेटी की धर्म माता थी। क्या वे इतनी जल्दी दूसरी बेटी के शादीशुदा नाम को भूल जाएगी? ये संभव नहीं है। नहीं, हम आराम से कह सकते हैं कि रानी ड्रेगोमिरॉव झूठ बोल रही थी। वे जानती थी हेलेना गाड़ी पर सवार है। उन्होंने उसे देखा था। जैसे ही उन्होंने सुना कि रैचेट कौन था, उन्हें आभास हो गया कि हेलेना पर शक किया जाएगा, और इसलिए जब हम उनसे बहन के बारे में सवाल करते हैं, वे तुरंत झूठ बोल देती है, गोल मोल जवाब देती है, याद नहीं कर पाती। लेकिन उनके ख्याल में हेलेना ने किसी अंग्रेज से शादी कर ली थी। ऐसी राय जो सच से जितना संभव हो सके दूर है। रेस्तरां के कर्मचारियों में से एक दूसरे छोर वाले दरवाजे से अंदर आया और उनके नज़दीक बढ़ा। उसने मोसिए बोक को संबोधित किया। मोसिए, भोजन कुछ देर से तैयार है, क्या उसे परोसा जाए? मोसिए बोक ने पायरो की तरफ देखा। उन्होंने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ हाँ बिल्कुल, परोसो खाना। कर्मचारी दूसरे छोर से गायब हो गया। उसकी घंटी की आवाज़ के साथ उसकी पुकारती आवाज़ भी सुनाई दी। भोजन तैयार है, भोजन के लिए आए। पहली घंटी, भोजन परोसा जा रहा है। पायरो, मोसिए बोक और डॉक्टर एक ही मेज़ पर बैठे। डाइनिंग कार में इकट्ठा होने वाला समूह बहुत शांत और दबा दबा सा था। वे बहुत कम बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि बातूनी श्रीमती हबर्ड भी अस्वाभाविक रूप से खामोश थी। बैठते समय वे बुदबुदाई, मुझे खाने का बहुत मन नहीं कर रहा। और फिर उन्होंने वे सभी चीज़ें ली जो उनके सामने पेश की गई। स्वीडी महिला उन्हें लगातार बढ़ावा देती रही, मानो श्रीमती हबर्ड खास तौर पर उनके संरक्षण में हो। खाना परोसे जाने से पहले पायरो ने मुख्य कर्मचारी को पकड़कर उससे बुदबुदाकर कुछ कहा था। कॉन्स्टेंटाइन को अच्छा खासा अंदाज़ा था कि हिदायतें क्या रही होगी, क्योंकि उसने गौर किया कि काउंट और काउंटेस आंद्रेनी को हमेशा सबसे आखिर में परोसा जाता और खाना खत्म होने पर उनके खाने का हिसाब करने में भी देर लगी। इस तरह हुआ यह कि अंत में काउंट और काउंटेस ही डाइनिंग कार में बचे रह गए। जब अंत में वे उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े तो पायरो उछलकर उनके पीछे पीछे गए। माफ़ कीजिए मैडम, आपका रुमाल गिर गया है। पायरो ने उनकी तरफ वही कड़ा हुआ चौकोर टुकड़ा बढ़ा रखा था। काउंटेस ने उसे ले लिया, उस पर नज़र डाली और फिर वापस उन्हें दे दिया। आपको गलती लगी है मोसिए, ये मेरा रुमाल नहीं है। आपका रुमाल नहीं है? आपको यकीन है? बिल्कुल मोसिए। फिर भी मैडम, आपके नाम का पहला अक्षर इस पर कड़ा है, एच। काउंट अचानक हरकत में आए। पायरो ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। उनकी आंखें काउंटेस के चेहरे पर टिकी थी। पायरो को एकटक देखते हुए काउंटेस ने जवाब दिया, मैं समझी नहीं मोसिए, मेरे नाम के पहले अक्षर ई ए है। मेरे ख्याल से नहीं। आपका नाम एलेना नहीं, हेलेना है। हेलेना गोल्डनबर्ग, लिंडा आर्डेन की छोटी बेटी, श्रीमती आर्मस्ट्रॉन्ग की बहन। मिनट 2 मिनट के लिए एकदम खामोशी छाई रही। काउंट और काउंटेस दोनों के चेहरे फक पड़ गए थे। पायरो ने पहले से नरम स्वर में कहा, इनकार करना बेकार है, यही सच है ना? काउंट गुस्से से फट पड़े। मैं पूछता हूँ मोसिए, किस हक से आप? काउंटेस ने उन्हें टोक दिया, अपना छोटा सा हाथ उनके होठों पर रखते हुए। नहीं रुडोल्फ, मुझे बात करने दो। जो ये सज्जन कह रहे हैं उससे इनकार करना बेकार है। बेहतर होगा हम बैठकर इस मसले को सुलझा लें। उनकी आवाज़ बदल गई थी। उसमें अब भी लहजे की दक्षिणी नरमी थी, लेकिन सहसा वो पहले से ज़्यादा स्पष्ट और तीखी हो गई थी। पहली बार निश्चित रूप से वह एक अमरीकी स्वर था। काउंट चुप हो गए। उन्होंने काउंटेस के हाथ के इशारे पर अमल किया और दोनों पायरों के सामने बैठ गए। आपका कहना मोसिए बिल्कुल सही है, काउंटेस ने कहा। मैं हेलेना गोल्डनबर्ग ही हूँ, श्रीमती आर्मस्ट्रॉन्ग की छोटी बहन। आपने ये बात मुझे सुबह नहीं बताई काउंटेस? नहीं, सच तो यह है कि आपने और आपके पति ने जो कुछ मुझे बताया वो झूठों का पुलिंदा था। मोसिए, काउंट गुस्से में चिल्लाए। नाराज़ मत हो रुडोल्फ, मोसिए पायरो सच को थोड़ा कड़ाई से कहते हैं, लेकिन जो वे कहते हैं उससे इनकार करना मुमकिन नहीं। मुझे खुशी है कि आप सच को इतने खुलेपन से स्वीकार कर रही है मैडम। क्या अब आप हमें बताएगी कि ऐसा करने का आपके पास क्या कारण था, और अपने पासपोर्ट पर अपना पहला नाम बदलने का भी? वो पूरी तरह मेरा काम था, काउंट ने टोका। हेलेना ने आहिस्ता से कहा, मोसिए पायरो, आप यकीनन मेरे कारण का, हमारे कारण का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आदमी जो मारा गया वही आदमी है जिसने मेरी नन्ही भांजी को मारा, मेरी बहन को मारा, मेरे बहनोई का दिल तोड़ दिया। वे 3 लोग जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी,
और जिनसे मेरा घर बना था, मेरी दुनिया बनी थी। उनकी आवाज़ में आवेग भरी खनक थी। वह उस औरत की सच्ची बेटी थी। इसके भाव भरे अभिनय ने बड़े बड़े दर्शक समुदायों की आंखें गीली कर दी थी। वे पहले से खामोश स्वर में बोलती रही। गाड़ी पर जितने भी लोग हैं उनमें से शायद मैं ही अकेली हूँ जिसके पास उसकी हत्या करने का सबसे बड़ा कारण था। और आपने उसे नहीं मारा मैडम? मैं कसम खाकर आपसे कहती हूँ मोसिए पायरो, और मेरे पति जानते हैं और कसम भी खाएंगे कि चाहे जितना मुझे उसे मारने का लालच रहा हो, मैंने उस आदमी के खिलाफ हाथ नहीं उठाया। मैं भी सज्जनों, काउंट ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि कल रात हेलेना अपने कूपे से बाहर नहीं गई। उसने नींद की दवा ली। जैसा कि मैंने कहा, वह पूरी तरह और एकदम निर्दोष है। पायरो ने एक एक करके उनके चेहरों पर नजर डाली। मेरा गंभीरता से दिया गया वचन है, काउंट ने दोहराया। पायरो ने हल्के से सिर हिलाया। और तब भी आपने पासपोर्ट पर नाम बदलने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। मोसिए पायरो, काउंट ने तहे दिल से और भाव भरे स्वर में कहा, मेरी स्थिति पर विचार कीजिए। क्या आपके ख्याल में मैं ये बर्दाश्त कर पाऊंगा कि मेरी बीवी एक घटिया से पुलिस के मामले में घसीटी जाए? वह निर्दोष थी, मैं जानता था, लेकिन जो उसने कहा वह सच है। आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार से अपने संबंध के कारण उस पर फौरन शक जाता। उससे पूछताछ होती, गिरफ्तारी भी शायद। चूँकि एक दुर्योग ने हमें उसी गाड़ी का मुसाफिर बना दिया था जिस पर यह आदमी रैचेट सफ़र कर रहा था, इसलिए मेरी नज़र में बस एक ही तरीका था। मैं मानता हूँ मोसिए कि मैंने आपसे झूठ बोला, सिवा एक बात के। मेरी बीवी कल रात कूपे को छोड़कर कहीं नहीं गई। वे इतनी सच्चाई से बोल रहे थे कि उस पर अविश्वास करना मुश्किल था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर अविश्वास करता हूँ मोसिए, पायरो ने आहिस्ता से कहा। मैं जानता हूँ आपका परिवार बहुत अभिमानी और पुराना है। एक नागवार से पुलिस केस में आपकी पत्नी का घसीटा जाना आपके लिए सचमुच बहुत कड़वा साबित होगा, लेकिन फिर आप मृत व्यक्ति के कूपे में अपनी पत्नी के रुमाल की मौजूदगी की क्या सफाई दे सकते हैं? वो रुमाल मेरा नहीं है मोसिए, काउंटेस ने कहा। उस कड़े हुए एज के बावजूद? हाँ, उस पहले अक्षर के बावजूद। मेरे पास ऐसे ही रुमाल है ज़रूर, पर एक भी नहीं जो हूबहू ऐसा हो। जानती हूँ कि मैं आपको विश्वास दिलाने की आशा नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, ऐसा ही है। वो रुमाल मेरा नहीं है। हो सकता है इसे किसी ने आपको फंसाने के लिए वहाँ रख दिया हो। आप मुझे यह स्वीकार करने के लिए उकसा रहे हैं कि आखिरकार ये मेरा ही है, लेकिन सचमुच मोसिए पायरो, ये मेरा नहीं है। वह पूरी निष्कपटता से बोल रही थी। तब फिर अगर ये रुमाल आपका नहीं था, आपने पासपोर्ट में अपना नाम क्यों बदला? इसका जवाब काउंट ने दिया, क्योंकि हमने सुना कि एक रुमाल पाया गया है जिस पर एच अक्षर कड़ा है। हमने पूछताछ के लिए आने से पहले इस मामले पर चर्चा की थी। मैंने हेलेना का ध्यान दिलाया कि अगर ये देखा गया कि उसका नाम एच अक्षर से शुरू होता है तो फ़ौरन उससे कहीं अधिक कड़ी पूछताछ की जाएगी। और मामला इतना सरल था, हेलेना को एलेना में आसानी से बदल दिया गया। आप में, काउंट महोदय, बहुत अच्छे अपराधी की संभावनाएं हैं, पायरो ने सूखे अंदाज में कहा। बहुत सी स्वाभाविक सूझबूझ और न्याय को भटकाने के लिए प्रकट रूप से पश्चाताप रहित संकल्प। अरे नहीं नहीं, काउंटेस आगे को झुकी। मोसिए पायरो, उन्होंने आपको समझा दिया है कि वह सब कैसे हुआ। वे फ्रांसीसी से अंग्रेजी पर उतर आई। मैं डर गई थी, एकदम खौफजदा थी। आप समझे, वह सब इतना ख़राब रहा था, वह समय, और फिर उस सब का दोबारा उखाड़ा जाना और शक का निशाना बनना, जेल में फेंक दिया जाना। मैं डर से सुन्न हो गई थी। मोसिए पायरो, क्या आप वह सब समझ नहीं सकते? उनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, गहरी, भारी, विनती करती हुई, अभिनेत्री लिंडा आर्डेन की बेटी की आवाज़। पायरो ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा। अगर मुझे आप पर विश्वास करना है मैडम, और मैं ये नहीं कहता कि मैं आप पर विश्वास नहीं करूँगा, तब आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ, इस हत्या का कारण बीते हुए समय में छिपा है, उस हादसे में जिसमें आपका घर तोड़ दिया और आपकी हरी भरी जिंदगी में उदासी भर दी। मुझे अपने अतीत में ले चलिए मैडम, ताकि मैं वहाँ उस कड़ी को खोज सकूँ जो इस सारे मामले की गुत्थी खोल सके। वहाँ आपको बताने के लिए क्या हो सकता है? वे सब मर चुके हैं, सब। रॉबर्ट, सोनिया, प्यारी नन्ही डेजी। वह इतनी प्यारी थी, इतनी खुश,
इतने सुंदर घूंघर थे उसके। हम सब उसके पीछे पागल थे। एक और भी शिकार थी मैडम, कहा जाए सीधा नहीं बल्कि परोक्ष शिकार। बेचारी सुजैन। हाँ, उसे तो मैं भूल ही गई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। उन्हें विश्वास था कि उसका उस घटना से कोई ताल्लुक था। शायद उसका था, लेकिन था भी तो अनजाने में। उसने, मेरा ख्याल है, फालतू में गपशप की थी, डेज़ी को बाहर ले जाए जाने के समय के बारे में जानकारी देते हुए। बेचारी बहुत परेशान हो गई थी। उसे लगा था कि वह जिम्मेदार ठहराई जा रही थी। उन्होंने झुरझुरी ली। वह खिड़की से कूद गई। ओह, भयानक था। उन्होंने अपनी हथेलियों में चेहरा छिपा लिया। वह कहाँ की रहने वाली थी? वह फ्रांसीसी थी। उसका आखिरी नाम क्या था? बेतुकी सी बात है, पर मैं याद नहीं कर पा रही। हम सब उसे सुजैन कहते थे। सुंदर हंसमुख लड़की थी। वो डेज़ी पर जान छिड़कती थी। वह डेज़ी की सेविका थी ना? हाँ। नर्स कौन थी? वह अस्पताल की प्रशिक्षित नर्स थी। नाम था स्टेंगलबर्ग। उसे भी डेज़ी से बहुत लगाव था और मेरी बहन से भी। अब मैडम, मैं चाहता हूँ कि मेरे अगले सवाल का जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोचिएगा। जब से आप इस रेलगाड़ी पर सफ़र कर रही है, क्या आपने किसी को देखा है जिसे आप पहचानती है? उन्होंने एकटक पायरो को देखा। मैंने नहीं, किसी को नहीं। रानी ड्रेगोमिरोव के बारे में क्या ख्याल है? ओह, उन्हें जानती हूँ, निश्चय ही। मैंने सोचा आपका मतलब है कोई कोई जो उस ज़माने का हो। यही मतलब था मेरा मैडम। अब ध्यान से सोचिए, कुछ बरस गुजर गए हैं। हो सकता है उस व्यक्ति ने अपना हुलिया बदल लिया हो। हेलेना ने गहराई से विचार किया। फिर वे बोली, नहीं, मुझे यकीन है कोई नहीं है। आप खुद, उस समय आप एक छोटी सी लड़की थी। क्या आपकी देखभाल करने वाला, आपकी पढ़ाई लिखाई की निगरानी करने वाला कोई नहीं था? अरे हाँ, एक डायन थी, एक तरह से मेरी गवर्नेंस और सोनिया की सेक्रेटरी, एक साथ दोनों ही। वह अंग्रेज़ थी या कहा जाए स्कॉट थी, बड़ी सी लाल बालों वाली औरत। उसका नाम क्या था? मिस फ्रीबॉडी। जवान या बूढ़ी? मुझे तो वो बेहद बूढ़ी लगती थी। मेरा ख्याल है वह 40 से ऊपर की नहीं रही होगी। सुजैन अलबत्ता मेरे कपड़े लत्ते संभालती थी और मेरा छोटा मोटा काम किया करती थी। और घर में रहने वाले नहीं थे, सिर्फ नौकर चाकर। और आपको विश्वास है काफ़ी हद तक मैडम कि आप रेलगाड़ी में किसी को नहीं पहचानती? काउंटेस ने जोर देकर जवाब दिया। किसी को नहीं मोसिए, किसी को नहीं। जब काउंट और काउंटेस चले गए तब पायरो ने बाकी दोनों पर नज़र डाली। देखा आपने? वे बोले। हम आगे बढ़ रहे हैं। शानदार काम, मोसिए बोक ने मिलनसार लहजे में कहा। मैं कभी सपने में भी काउंट और काउंटेस आंद्रेनी पर शक करने की नहीं सोच सकता था। मुझे मानना पड़ेगा कि मैंने उन्हें काफ़ी हद तक अक्षम समझा था। मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है कि काउंटेस ने ही अपराध किया। बहुत दुखद है। तो वे भी इन्हें फांसी की सज़ा नहीं देंगे? परिस्थितियाँ ऐसी है कि सज़ा कम होगी, कुछ बरसों की कैद, बस, और कुछ नहीं। दरअसल आपको इनके दोषी होने का काफ़ी यकीन है? मेरे प्यारे दोस्त, निश्चय ही इसमें कोई शक नहीं है। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा तसल्ली भरा लहजा महज चीज़ों को तब तक शांत किए रखने के लिए है जब तक कि हमें बर्फ से बाहर नहीं निकाल लिया जाता और पुलिस मामले को हाथ में नहीं ले लेती। आपको काउंट के ज़ोरदार दावे से उनके वचन में यकीन नहीं है कि उनकी पत्नी निर्दोष है? मेरे दोस्त, स्वाभाविक रूप से वो और कह भी क्या सकते हैं। वे अपनी पत्नी को बहुत चाहते हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं। वे अपना झूठ बड़ी अच्छी तरह बोलते हैं, काफ़ी कुछ शानदार सामंती लहजे में। लेकिन वह झूठ के अलावा और क्या हो सकता है? खैर, पता है, मुझे जाने क्यों यह बेहद अजीब व गरीब ख्याल आया कि वह सच हो सकता है। नहीं नहीं, रुमाल को याद करो। रुमाल ने मामले पर मुहर लगा दी है। ओह, मुझे रुमाल के बारे में बहुत यकीन नहीं है। आपको याद है, मैंने हमेशा आपसे कहा कि रुमाल की मिल्कियत की 2 संभावनाएं हो सकती है। तो भी मोसिए बोग ने बातचीत बीच में ही रोक दी। डिब्बे के आखिरी छोर का दरवाज़ा खोलकर रानी ड्रेगोमिरोव डाइनिंग कार में दाखिल हुई थी। वे सीधे उनके पास आई और तीनों पुरुष उठकर खड़े हो गए। दूसरों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने पायरो से बात की। मोसिए, मेरा ख्याल है, वे बोली, कि आपके पास मेरा एक रुमाल है। पायरो ने विजयी भाव से बाकी दोनों की तरफ देखा। क्या यह है मैडम? उन्होंने मलमल का वह छोटा चौकोर टुकड़ा निकाला।
हाँ यही है, इसके कोने पर मेरे नाम का पहला अक्षर कड़ा है। लेकिन रानी साहिबा, ये तो एच अक्षर है, मोसिए बोक ने कहा। आपका पहला नाम तो माफ़ कीजिए नतालिया है। रानी साहिबा ने उन्हें ठंडी निगाह से घूरा। ये सही है मोसियो, मेरे रुमाल पर हमेशा रूसी वर्णमाला के अक्षर कड़े रहते हैं। रूसी में एन को एच की तरह लिखा जाता है। मोसिए बोक को जैसे धक्का सा लगा। इस अदम्य बूढ़ी महिला में कुछ ऐसा था जो उनके भीतर घबराहट और बेचैनी पैदा करता था। आपने हमें सुबह पूछताछ के वक्त यह नहीं बताया कि ये रुमाल आपका है मैडम? आपने मुझसे पूछा नहीं, रानी साहिबा ने रुखाई से कहा। मेहरबानी करके बैठिए मैडम, पायरो ने कहा। वे बैठ गई। आपको इसका कोई लंबा चौड़ा मामला बनाने की ज़रूरत नहीं है सज्जनों। आपका अगला सवाल होगा कि मेरा रुमाल एक मारे गए आदमी के शरीर के पास कैसे पड़ा मिला। मेरा जवाब है कि मुझे रत्ती भर अंदाज़ा नहीं है। आपको सचमुच कोई अंदाज़ा नहीं है? न, कोई नहीं। आप मुझे माफ़ करेंगी मैडम, पर हम आपके जवाबों की सच्चाई पर किस हद तक भरोसा कर सकते हैं? पायरो ने बहुत आहिस्ता से ये शब्द कहे। रानी ड्रेगोमिरॉफ ने उपेक्षा से जवाब दिया। मेरे ख्याल में आपका मतलब है इसलिए कि मैंने आपको नहीं बताया हेलेना आंद्रेनी ही श्रीमती आर्मस्ट्रॉन्ग की बहन है। सच तो यह है कि आपने इस मामले में जानबूझकर हमसे झूठ बोला। बिल्कुल, मैं दोबारा भी ऐसा ही करूँगी। उसकी माँ मेरी सहेली थी। मैं वफादारी में विश्वास करती हूँ सज्जनों, अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपनी जाति के। आप इंसान के मकसद को पूरा करने में जी जान से लगाने में विश्वास नहीं रख करती। इस मामले में मेरे ख्याल में इंसाफ, कड़ा इंसाफ किया गया है। पायरो आगे को झुके। आप मेरी कठिनाई देख रही है मैडम? रुमाल के इस मामले में भी क्या मैं आप पर विश्वास करूं, या आप अपनी सहेली की बेटी को बचा रही है? मैं आपका मतलब समझ रही हूँ। उनके चेहरे पर एक संजीदा मुस्कान आ गई। खैर सज्जनों, मेरा यह बयान आसानी से साबित हो सकता है। मैं आपको पेरिस के उन लोगों का पता दे दूंगी जो मेरे रुमाल बनाते हैं। आपको उन्हें ये रुमाल दिखा देना है जिसकी तस्दीक करनी है, और वे आपको बता देंगे कि यह मेरे आदेश पर साल भर पहले बनाया गया था। रुमाल मेरा है सज्जनों। वे उठी। क्या आपको मुझसे कुछ और पूछना है? मैडम, आपकी नौकरानी ने क्या यह रुमाल पहचाना था जब हमने सुबह इसे उसको दिखाया था? उसने ज़रूर पहचाना होगा। उसने देखा था और कुछ कहा नहीं। ओह खैर, इससे पता चलता है कि वह भी वफादारी निभा सकती है। अपने सिर को हल्के से झुकाते हुए वे डाइनिंग कार से चली गई। तो ये बात थी, पायरो आहिस्ता से बुदबुदाए। जब मैंने नौकरानी से पूछा था कि क्या उसे मालूम था ये रुमाल किसका है, तो मैंने थोड़ी सी हिचकिचाहट पर गौर किया था। वह तय नहीं कर पा रही थी कि यह माने या न माने कि रुमाल उसकी मालकिन का है। लेकिन यह बात मेरे अजीब से केंद्रीय विचार से कैसे मेल खाती है। हाँ, ऐसा हो भी सकता है। मोसियो बोक ने अपने खास मुद्रा के साथ कहा। वे भयंकर महिला है। क्या यह रेचेट की हत्या कर सकती थी? पायरो ने डॉक्टर से पूछा। उसने सिर हिला दिया। वे वार जो बहुत बल लगाकर किए गए हैं, जिन्होंने मांस को चीर दिया है, ऐसे कमज़ोर शरीर वाला कोई कभी ऐसे वार नहीं कर सकता। लेकिन जो हल्के वार है वे, हाँ, हल्के वाले कर सकता है। मैं आज सुबह की उस घटना के बारे में सोच रहा हूँ, पायरो ने कहा। जब मैंने उनसे कहा कि ताकत उनकी बाहों से ज़्यादा उनकी इच्छा शक्ति में थी, वह बात एक चाल की तरह मैंने कही थी। मैं देखना चाहता था कि वे अपने दाएं हाथ पर नज़र डालती है या बाएं हाथ पर। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने दोनों को देखा, लेकिन एक अजीब सा जवाब दिया, नहीं, इनमें कोई ताकत नहीं। मैं नहीं जानती कि मुझे इस पर अफसोस है या खुशी। विचित्र टिप्पणी थी। ये अपराध के बारे में मेरी धारणा को पुष्ट करती है। इसने बयहत्तेपन के बारे में जो नुक्ता था उसे हल नहीं किया। नहीं। अच्छा, क्या आपने गौर किया कि काउंट आंद्रेनी अपना रुमाल कोट के सामने के दाएं हाथ वाली जेब में रखती है? मोसियो बोक ने अपना सिर हिलाया। उनका दिमाग फिर पिछले आधे घंटे के अद्भुत घटनाओं की तरफ चला गया। वे बुदबुदाए। झूठ और फिर झूठ। हैरान हूँ, आज सुबह से कितने झूठ हमें सुनने पड़े हैं। अभी और है जिन्हें हमें उजागर करना है, मोसियो पायरो ने खुशदिली से कहा। तुम ऐसा सोचते हो? अगर ऐसा न हो तो मुझे बहुत निराशा होगी। ऐसी धोखेबाजी भयानक है, मोसियो बोक ने कहा। लेकिन तुम्हें तो इससे खुशी होती है, उन्होंने शिकायती लहजे में कहा। इससे फ़ायदा ये है,
पायरो ने कहा, अगर आप ऐसे आदमी का सामना करें जिसने सच के साथ झूठ बोला हो तो वह आमतौर पर इसे मान लेता है, अक्सर चकित हो जाने की वजह से। ज़रूरत सिर्फ इसी की होती है कि आप अपना असर दिखाने के लिए सही अनुमान लगाएं। इस मामले से निपटने का यही एक उपाय है। मैं हर मुसाफिर को बारी बारी से चुनता हूँ, उनकी गवाही पर विचार करता हूँ और खुद से कहता हूँ, अगर फलाना झूठ बोल रहा है तो किस बात पर झूठ बोल रहा है और इस झूठ का कारण क्या है। और मैं जवाब देता हूँ, अगर वह झूठ बोल रहा है, अगर ध्यान रखिए, तो वह ऐसे कारण और ऐसी बात पर हो सकता है। हमने इसको काउंटेस आंद्रेनी के मामले में सफलता से आजमाया। अब हम इसी तरीके को दूसरे कई लोगों पर आजमाने की कोशिश करेंगे। और फ़र्ज़ करो मेरे दोस्त, तुम्हारा अनुमान गलत हो तो तब कम से कम एक व्यक्ति तो शक के दायरे से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। एक एक करके अलग करना, बिल्कुल। और अब हम किससे रूबरू होंगे? हम उस पक्के साहब कर्नल आर्बतनॉट से रूबरू होने जा रहे हैं। दूसरी बार पूछताछ के लिए डाइनिंग कार में तलब किए जाने पर कर्नल आर्बतनॉट साफ तौर पर खिजे और चिढ़े लग रहे थे। उनके चेहरे से सख्त नागवारी टपक रही थी जब उन्होंने बैठते हुए कहा, फरमाइए। आपको दूसरी बार गश्त देने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, पायरो ने कहा, लेकिन अब भी कुछ जानकारी है जो मेरे ख्याल में आप हमें दे सकते हैं। ऐसा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। पहली बात तो यह है कि आप ये पाइप साफ़ करने वाला देख रहे हैं। हाँ, क्या यह आपके वालों में से है? पता नहीं, मैं उन पर कोई निशान तो नहीं लगाता नहीं। क्या आपको पता है कर्नल आर्बतनॉट की इस्तांबुल कैले कोच में सिर्फ आप ही है जो पाइप पीते हैं? उस हालत में शायद यह मेरा ही है। क्या आपको पता है यह मिला कहाँ? नहीं, रत्ती भर भी नहीं। ये मारे गए आदमी की लाश के पास मिला था। कर्नल आर्बतनॉट ने भवें चढ़ाई। क्या आप बता सकते हैं कर्नल आर्बतनॉट कि यह वहाँ कैसे पहुँचाऊँगा? अगर आपका मतलब है कि क्या मैंने इसे वहाँ गिरा दिया तो नहीं, मैंने नहीं गिराया। क्या आप किसी भी समय रेचेट के कूपे में गए थे? मैंने उस आदमी से बात तक नहीं की। आपने उससे कभी बात नहीं की और आपने उसे मारा नहीं? कर्नल ने व्यंग से फिर भवें चढ़ाई। अगर मैंने मारा होता तो मैं इस बात से आपको तो आगाह करने वाला था नहीं। वैसे सच ये है कि मैंने उस बंदे की हत्या नहीं की। खैर, पायरो बुदबुदाए, इसका कोई महत्व नहीं। माफ़ कीजिए, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि इसका कोई महत्व नहीं। ओह, ऐसा लगा कि कर्नल आर्बतनॉट को धक्का सा लगा। उन्होंने बेचैनी से पायरो को देखा। क्योंकि आप देखिए, पायरो ने बात जारी रखी, पाइप साफ करने वाले का कोई महत्व नहीं। मैं खुद उसके वहाँ होने के 11 और उम्दा कारण सोच सकता हूँ। कर्नल आर्बतनॉट उन्हें एकटक देखते रहे। मैं आपसे एक बिल्कुल अलग कारण से मुलाकात करना चाहता था, पायरो कहते चले गए। हो सकता है मिस डेबनहैम ने आपको बताया हो कि कोन्या स्टेशन पर आपसे कहे गए कुछ शब्द मेरे कान में पड़े थे। आर्बतनॉट ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था, अभी नहीं, जब सब बीत जाए, जब वह हमारे पीछे छूट जाए। क्या आपको पता है कि उन शब्दों में किस चीज़ का हवाला था? मुझे अफसोस है मिस्टर पायरो, लेकिन मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा। क्यों भला? कर्नल ने थोड़े अक्खड़पन से कहा। मेरा सुझाव है कि आपको खुद मिस डेबनहैम से इन शब्दों का मतलब पूछे। मैंने पूछा है और उन्होंने आपको बताने से इनकार किया? हाँ, तब मेरा ख्याल है कि यह बिल्कुल साफ होगा आपके सामने कि मेरे होठ सिले हैं। आप एक महिला का राज नहीं खोलेंगे? आप चाहे तो ऐसा ही समझ ले। मिस डेबनहैम ने मुझे बताया था कि उन शब्दों का ताल्लुक उनके अपने निजी मामले से था। फिर आप उन्हीं की बात क्यों स्वीकार नहीं कर लेते? क्योंकि कर्नल आर्बतनॉट मिस डेबनहैम, जिसे हम कहे, बहुत ही संदिग्ध व्यक्ति है। बकवास, कर्नल ने थोड़ी गर्मी से कहा। बकवास नहीं है, उनके खिलाफ आपके पास कुछ नहीं है। ये तथ्य नहीं कि मिस डेबनहैम नन्ही डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग के अपहरण के समय आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार में सहयोगी गवर्नेंस का काम कर रही थी। 1 मिनट तक घनघोर चुप्पी छाई रही। पायरो ने धीरे से अपना सिर हिलाया। देखा आपने, उन्होंने कहा, जितना आपका अनुमान है उससे ज़्यादा हम जानते हैं। अगर मिस डेबनहैम बेकसूर है तो उन्होंने ये बात क्यों छिपाई? उन्होंने मुझसे ये क्यों कहा कि वे कभी अमेरिका नहीं गई? कर्नल ने खकार कर गला साफ किया। कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे? मैं कोई गलती नहीं कर रहा।
मिस डेबनहैम ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कर्नल आर्बतनॉट ने कंधे उचका दिए। बेहतर हो ये आप उन्हीं से पूछे। मैं अब भी सोचता हूँ कि आप गलत है। पायरो ने आवाज़ ऊंची की और पुकारा। डाइनिंग कार के दूसरे छोर से एक कर्मचारी भागता हुआ आया। जाओ और नंबर 11 में जो अंग्रेज़ महिला है उनसे पूछो कि क्या वे यहाँ आने का कष्ट करेंगी। बहुत अच्छा मुसिए। आदमी चला गया। चारों आदमी खामोश बैठे रहे। कर्नल आर्बतनॉट का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी पर नक्काशी की गई हो। वह कड़ा और भावहीन था। आदमी लौट आया। शुक्रिया। मिनट 2 मिनट बाद मेरी डेबनहैम डाइनिंग कार में दाखिल हुई। उसने हैट नहीं पहन रखा था। उसका सिर पीछे को तना हुआ था, मानो चुनौती में। उसके चेहरे से पीछे को खींचे गए बाल और नथुनी की गोलाई हलचल भरे समुद्र की लहरों को चीर कर बढ़ते किसी जहाज के सामने वाले सिरे पर लगी प्रतिमा की याद दिलाती थी। उस पल वह सुंदर लग रही थी। मिनट भर के लिए उसकी आंखें आर्बतनॉट की तरफ गई। बस मिनट भर के लिए। उसने पायरो से कहा, आप मुझसे मिलना चाहते थे? मैं आपसे पूछना चाहता था मैडमोजेल कि आपने आज सुबह हमसे झूठ क्यों बोला? आपसे झूठ बोला? मुझे पता नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। आपने ये तथ्य छिपाया कि आर्मस्ट्रॉन्ग वाले हादसे के समय दरअसल आप उनके मकान में रह रही थी। आपने तो मुझसे कहा था कि आप कभी अमेरिका नहीं गई। उन्होंने देखा कि वह पल भर चिहुकी, फिर उसने खुद पर काबू पा लिया। हाँ, वो बोली, ये सच है। नहीं मैडमोजेल, ये झूठ था। आपने मुझे गलत समझा। मेरा मतलब था कि यह सच है कि मैंने आपसे झूठ बोला। ओह, तो आप इसे स्वीकार करती हैं? उसके होठ मुस्कुराहट में तिरछे हो गए। यकीनन, चूँकि आपने मुझे पकड़ लिया है। कम से कम आप स्पष्टवादी तो है मैडमोजेल। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। खैर, निश्चय ही ये सच है। और अब मैडमोजेल, क्या मैं आपसे इस सब हिले हवाले की वजह पूछ सकता हूँ? मुझे तो लगता था कि कारण आपकी आंखों के सामने कूदकर आ गया होगा। मेरी आंखों के सामने तो कूदकर नहीं आया मैडमोजेल। उसने थोड़े से कड़ेपन के पुट वाली शांत एक रस आवाज़ में कहा। मुझे अपनी आजीविका भी जुटानी है। आपका मतलब है? उसने अपनी नज़रें उठाई और उन्हें सीधे टकटकी लगाकर देखा। आप एक अच्छी नौकरी को हासिल करने और उस पर बने रहने के संघर्ष के बारे में कितना जानते हैं मोसियो पायरो? क्या आपको लगता है कि जिस लड़की को हत्या के मामले में हिरासत में लिया गया हो, जिसका नाम और शायद फ़ोटो अंग्रेज़ी के अखबारों में छपा हो, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अच्छी, आम, मध्यम वर्गीय अंग्रेज़ महिला उस लड़की को अपनी बेटियों की गवर्नेस के रूप में काम पर रखना चाहेगी? मैं नहीं देख पाता कि इसमें क्या दिक्कत है अगर आप पर कोई दोष ना आए। दोष की बात नहीं है, बात प्रचार की है। अब तक मोसियो पायरो मैं जीवन में सफल रही हूँ। मुझे अच्छी तनख्वाह वाली सुखद नौकरियाँ मिली है। मैं जिस स्थिति पर पहुँची हूँ उसे मैं जोखिम में नहीं डालना चाहती थी, जब इससे कोई भलाई नहीं होने वाली थी। मैं ये कहना चाहूँगा मैडमोजेल कि इसका सही निर्णायक आप नहीं, मैं होता। उसने अपने कंधे उचका दिए। मिसाल के लिए शिनाख्त के सिलसिले में आप मेरी सहायता कर सकती थी। क्या मतलब है आपका? क्या यह संभव है मैडमोजेल कि आपने काउंटेस आंद्रेनी के रूप में श्रीमती आर्मस्ट्रॉन्ग की छोटी बहन को नहीं पहचाना, जिसे आपने न्यूयॉर्क में पढ़ाया था? काउंटेस आंद्रेनी? नहीं। उसने अपना सिर हिलाया। ये आपको अजीब और असाधारण लगे, लेकिन मैंने उसे नहीं पहचाना। वह उस समय जब मैंने उसे देखा था बड़ी नहीं हुई थी। ये 3 साल से भी पहले की बात है। ये सही है कि काउंटेस मुझे किसी की याद दिलाती थी। ये बात मुझे चकराती थी, लेकिन वे इतनी विदेशी लगती थी। मैंने उन्हें उस छोटी सी अमरीकी स्कूली लड़की से जोड़कर नहीं देखा। ये सही है कि डाइनिंग कार में आते समय मैंने उन पर सिर्फ सरसरी नज़र डाली थी। मैंने उनके चेहरे की बजाय उनके कपड़ों पर ज़्यादा गौर किया। वो हल्के से मुस्कुराई। औरतें करती हैं। और फिर खैर, मेरी अपनी उलझनें भी थी। आप मुझे अपना राज नहीं बताएंगे मैडमोजेल? पायरो की आवाज़ बहुत नरम और राज़ी करने वाली थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। और अचानक बिना चेतावनी के वह फूट पड़ी, अपनी फैली हुई बाहों पर अपना चेहरा टिकाते हुए और इस तरह रोते हुए मानो उसका दिल टूट जाएगा। कर्नल उछल कर खड़े हुए और बेढंगेपन से उसके पास खड़े हो गए। मैं, देखो ज़रा। वे रुके और मुड़कर पायरो की तरफ देखकर उन्होंने त्योरियाँ चढ़ा ली। मैं तुम्हारे बदन की एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, समझे, गंदे घटिया आदमी, वे बोले। मोसियो बोक ने ऐतराज़ जाहिर किया।
आर्बतनॉट युवती की तरफ मुड़ चुके थे। मेरी, भगवान के लिए, वह उछल कर उठी। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आपको अब मेरी और कोई ज़रूरत तो नहीं है ना मिस्टर पायरो? अगर हो तो आपको आकर मुझे खोजना पड़ेगा। ओह, मैं कैसी बेवकूफ़ी कर रही हूँ, कैसी बेवकूफ़ी। वो डाइनिंग कार से तेज़ तेज़ निकल गई। उसके पीछे पीछे जाने से पहले आर्बतनॉट एक बार फिर पायरो की तरफ मुड़े। मिस डेबनहैम का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी। सुना आपने? और अगर उन्हें तंग और परेशान किया गया तो मैं आपसे निपटूंगा। वे कदम बढ़ाते हुए बाहर चले गए। मुझे एक क्रोधित अंग्रेज़ को देखना अच्छा लगता है, पायरो ने कहा। वे बड़े दिलचस्प होते हैं। जितना अधिक भावना में वे बहते हैं उतना ही कम उनका अपनी बोली पर काबू रह जाता है। लेकिन मोसियो बोक को अंग्रेज़ मर्दों की भावुक प्रतिक्रियाओं में दिलचस्पी नहीं थी। वे अपने मित्र के प्रति प्रशंसा से अभिभूत थे। मेरे दोस्त, तुम वाकई अद्भुत हो, वे उत्तेजित स्वर में बोले। एक और चमत्कारी अनुमान, लाजवाब। विश्वास करने लायक नहीं है कि आप इन बातों को सोच कैसे लेते हैं, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने तारीफ में कहा। ओह, इस बार मैं कोई श्रेय नहीं लूँगा, ये कोई अटकल नहीं थी। काउंटेस आंद्रेनी ने यूँ समझिए कि मुझे लगभग बता दिया था। कैसे भला? आपको याद होगा मैंने उन्हें उनकी गवर्नेस या साथी के बारे में पूछा था। मैंने अपने मन में तय कर लिया था कि अगर मेरी डेबनहैम का ताल्लुक इस मामले से होगा तो वह ऐसे ही किसी हैसियत में उस घर से जुड़ी रही होगी। हाँ, लेकिन काउंटेस आंद्रेनी ने बिल्कुल अलग महिला का वर्णन किया था। बिल्कुल, लाल बालों वाली लंबी अधेड़ औरत। दरअसल हर लिहाज से मिस डेबनहैम से एकदम उलट, इतनी कि उल्लेखनीय बन जाए। लेकिन उन्हें जल्दी से एक नाम के बारे में सोचना था और यहाँ अचेतन रूप से विचारों के जुड़ाव ने उनका भेद खोल दिया। उन्होंने मिस फ्रीबॉडी कहा था, याद है? हाँ हाँ। आपको शायद पता न हो, लेकिन लंदन में एक दुकान है जिसे अभी हाल तक डेबनहैम और फ्रीबॉडी कहते थे। इस समय काउंटेस के दिमाग में यह नाम डेबनहैम चक्कर काट रहा था। उन्होंने जल्दी से एक और नाम के लिए दिमाग दौड़ाया और पहला नाम जो उन्हें सूझा वह फ्रीबॉडी था। कुदरती तौर पर मैं फ़ौरन भाग गया। ये एक और झूठ है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? शायद और वफादारी की वजह से। इससे मामला थोड़ा और कठिन हो गया है। हे भगवान, मोसियो बोक ने झल्लाकर कहा। मगर क्या इस रेलगाड़ी पर सवार हर कोई झूठ बोलता है? यही हमें अभी पता चलने वाला है, पायरो ने कहा। अब मुझे किसी बात पर हैरत नहीं होगी, मोसियो बोक ने कहा। किसी बात पर नहीं, भले ही गाड़ी पर हर आदमी आर्मस्ट्रॉन्ग के घर में रहता रहा हो, मैं हैरत जाहिर नहीं करूँगा। ये एक बहुत गहरा जुमला है, पायरो ने कहा। क्या आप देखना चाहेंगे कि आपका पसंदीदा संदिग्ध वह इतालवी अपने बारे में क्या कहता है? तुम अपना एक और मशहूर अंदाज़ा लगाने जा रहे हो? एकदम। ये सचमुच एक असाधारण मामला है, कॉन्स्टेंटाइन ने कहा। नहीं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मोसियो बोक ने मजाकिया नाउम्मीदी में अपनी बाहें ऊपर उछाली। अगर इसे तुम स्वाभाविक कहते हो प्यारे, तो उनके शब्द जवाब दे गए। इस बीच पायरो ने डाइनिंग कार के सेवक को आदेश दिया कि वह अंतोनियो फॉस्करेली को बुला लाए। अंदर आते समय उस लंबे चौड़े इतालवी की आंखों में सतर्क भाव था। वह घिरे हुए जानवर की तरह अगल बगल घबराई हुई निगाहें डाल रहा था। क्या चाहिए आपको? उसने कहा। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं, सुनते हैं आप? ईश्वर के लिए। उसने मेज़ पर हाथ मारा। हाँ, आपके पास हमें बताने के लिए कुछ और भी है, पायरो दृढ़ता से कहा। सच्चाई। सच्चाई? उसने पायरो की तरफ एक बेचैन निगाह डाली। उसकी चाल ढाल और रवैये से भरोसे और खुश मिजाजी की सारी निशानियां गायब हो चुकी थी। हाँ हाँ, वही। हो सकता है वह मुझे पहले ही मालूम हो, लेकिन यह आपके पक्ष में जाएगा अगर वह हमें आपसे पता चले, और वह भी खुद ब खुद। आप अमरीकी पुलिस की तरह बात करते हैं। खोल कर बताओ, यही कहते हैं वे, खोल कर बताओ। अच्छा, तो आपको न्यूयॉर्क पुलिस का तजुर्बा है? नहीं नहीं, कभी नहीं। वे मेरे खिलाफ कुछ नहीं साबित कर सके, लेकिन ऐसा कोशिश की कमी से नहीं हुआ था, पायरो ने आहिस्ता से कहा। यह आर्मस्ट्रॉन्ग वाले मामले में हुआ था ना? आप कार के ड्राइवर थे। उनकी आंखें इतालवी की आंखों से मिली। उस लंबे चौड़े आदमी की सारी अकड़ फू गायब हो गई थी। वह उस गुब्बारे की तरह था जिसमें सुई चुभा दी गई हो। जब आप जानते ही हैं तो मुझसे क्यों पूछते हैं?
आपने आज सुबह झूठ क्यों बोला? कारोबारी कारणों से। इसके अलावा मुझे युगोस्लाव पुलिस पर भरोसा नहीं है। वे इतालवी लोगों से नफरत करते हैं। वे मेरे साथ न्याय न करते। शायद वे आपके साथ न्याय ही करते। नहीं नहीं, मेरा कल रात के मामले में कोई हाथ नहीं था। मैं अपने कूपे के बाहर ही नहीं आया था। वो लंबे चेहरे वाला अंग्रेज़, वो आपको बता देगा मैं नहीं था जिसने इस सुअर रैचेट का खून किया। आप मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सकते। पायरो एक कागज़ पर कुछ लिख रहे थे। उन्होंने ऊपर देखा और आहिस्ता से कहा, बहुत अच्छा, आप जा सकते हैं। फॉस्करेली बेचैनी से मंडराता रहा। आप समझ रहे हैं ना कि मैं नहीं था। मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं हो सकता। मैंने कहा आप जा सकते हैं। ये साजिश है। आप मुझे फंसाना चाहते हैं, उस सुअर जैसे आदमी के लिए जिसे फांसी पर लटकाना चाहिए था। नहीं लटकाया गया, ये बहुत ख़राब बात थी। अगर मैं होता, अगर मैं गिरफ्तार किया गया होता। लेकिन आप तो थे नहीं। उस बच्चे के अपहरण से आपका तो कुछ लेना देना नहीं था। क्या कह रहे हैं आप? अरे वो नन्ही, वो तो घर भर की दुलारी थी। वो मुझे टोनियो बुलाती थी और वह कार में बैठकर स्टीयरिंग पकड़ने का दिखावा करती थी। सारा घर उसकी पूजा करता था। यहाँ तक कि पुलिस ने भी इस बात को समझा था। आह, वो सुंदर नन्ही गुड़िया। उसकी आवाज़ मुलायम हो गई थी। आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वह सहसा अपनी एड़ियों पर घुमा और तेज़ी से डाइनिंग कार के बाहर चला गया। पिएत्रो, पायरो ने आवाज़ दी। डाइनिंग कार कर्मचारी दौड़ाया। नंबर 10, स्वीडी महिला। जी मोसिए। एक और? मोसिए बुक चिल्लाए। आह नहीं, ये संभव नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूँ ये संभव नहीं है। हमें जानना ही है मित्र। अगर अंत में ये पता चले कि गाड़ी पर सवार हर मुसाफिर के पास रैचेट की हत्या करने का कारण था तो भी हमें जानना है। एक बार हमें पता चल जाए तो हम हमेशा के लिए ये तय कर सकते हैं कि दोष कहाँ है, दोषी कौन है। मेरा तो सिर चकरा रहा है। मुसीब बुक करा है। कर्मचारी ग्रेटा ओसन को नरमी से ले आया। वह बुरी तरह रो रही थी। वो पायरो के सामने वाली सीट पर ढह गई और एक बड़े से रुमाल से मुंह छिपाकर लगातार रोती रही। अब परेशान मत होइए मैडमोजेल, खुद को संभालिए। पायरो ने उसका कंधा थपथपाया। बस 2 सच्ची बातें, इतना काफ़ी है। आप ही वह नर्स थी जो डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग की देखभाल करती थी। सही है, ये सही है। दुखी औरत रोते हुए बोली। हाय, नन्ही सी फरिश्ता थी वह, कितनी प्यारी, भरोसा करने वाली फरिश्ता। प्यार और दया के सिवा तो वो कुछ जानती ही नहीं थी। और उसे वो बदमाश आदमी ले गया बेरहमी से, और उसकी बेचारी माँ और वह दूसरा नन्हा जो जीने के लिए बचा ही नहीं। आप समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। अगर आप वहाँ मेरी तरह होते, अगर आपने वह सारा हादसा देखा होता। ये आपको अपने बारे में सच्ची बात आज सुबह ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं डर गई थी। मुझे इतनी खुशी हुई कि वह शैतान मर गया था। अब छोटे बच्चों को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकेगा, मार नहीं सकेगा। आह, मैं बोल नहीं पा रही, क्या कहूँ। वह पहले से भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी। पायरो ने नरमी से उसके कंधों को थपथपाना जारी रखा। बस मैं समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ, सब कुछ। मैं आपसे अब कोई सवाल नहीं पूछूंगा। ये काफ़ी है कि जो सच मुझे मालूम था वो आपने मान लिया है। मैं समझता हूँ। अब तक सुबकियों की वजह से बोलने में असमर्थ ग्रेटा ओसन उठी और अंधों की तरह टटोलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह वहाँ पहुँची, वह अंदर आ रहे आदमी से टकरा गई। यह आदमी रैचेट का निजी सेवक मास्टरमैन था। वह सीधा पायरो के पास आया और अपनी शांत, स्वाभाविक, भावहीन आवाज़ में बोला, उम्मीद है मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा। सर, मैंने सोचा यही सबसे अच्छा रहेगा अगर मैं फ़ौरन आकर आपसे सच्ची बात बता दूं। मैं युद्ध में कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग का बैटमैन था सर, और बाद में न्यूयॉर्क में उनका निजी सेवक था। मैंने ये बात सुबह आपसे छिपाई थी, ये मेरी गलती थी, और मैंने सोचा कि मैं आकर आपको सच सच बता दूं। लेकिन मुझे उम्मीद है आप टोनियो पर शक नहीं कर रहे होगे। बेचारा टोनियो तो मच्छर को नहीं मार सकता, और मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि वह कल सारी रात कूपे के बाहर नहीं गया। लिहाजा आप देख ही सकते हैं सर कि उसने यह नहीं किया होगा। टोनियो भले ही विदेशी हो, लेकिन वह बहुत ही भला आदमी है। उन बुरे मार काट वाले इतालवियों जैसा नहीं है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। वह रुक गया। पायरो एकटक उसे देखते रहे। बस यही तुम्हें कहना है? बस यही सर।
वह रुका और फिर चूंकि पायरो ने कुछ नहीं कहा, उसने माफ़ी मांगने के अंदाज में सिर थोड़ा झुकाया और पल भर की हिचकिचाहट के बाद डाइनिंग कार से वैसे ही शांत शिष्ट भाव से चला गया जैसे वह आया था। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने कहा, अब तक पढ़ी किसी भी अपराध कथा से ज़्यादा असंभव जान पड़ता है। मैं सहमत हूँ, मोसियो बोक ने कहा। उस डिब्बे के 12 मुसाफिरों में से 9 का संबंध उस आर्मस्ट्रॉन्ग मामले से साबित हो चुका है। अब क्या मैं पूछता हूँ, या क्या मुझे पूछना चाहिए? अब कौन? मैं आपके सवाल का जवाब लगभग दे सकता हूँ, पायरो ने कहा। लीजिए, हमारे अमरीकी जासूस महोदय चले आ रहे हैं, मिस्टर हार्डमैन। क्या वे भी कुछ कबूल करने आ रहे हैं? इससे पहले कि पायरो जवाब दे पाते, मिस्टर हार्डमैन उनकी मेज़ तक पहुंच गए थे। उन्होंने एक सतर्क निगाह उन सब पर डाली और बैठते हुए बोले, इस गाड़ी में दरअसल हो क्या रहा है? मुझे तो ये पागलखाने जैसी लग रही है। पायरो ने चुहल की। क्या आपको पक्का यकीन है मिस्टर हार्डमैन कि खुद आप कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग के माली नहीं थे? उनके यहाँ बगीचा नहीं था? मिस्टर हार्डमैन ने व्यंग को समझे बिना सपाट ढंग से कहा। या बटलर रहे हो? वैसी जगहों के लिए बाका मिजाज नहीं है मेरा। नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग के घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मुझे अब विश्वास हो चला है कि इस गाड़ी पर सिर्फ मैं ही ऐसा आदमी हूँ जिसका नहीं था। है न हैरत की बात? मैंने यही कहा, है न हैरत की बात? हाँ, थोड़ी सी हैरत की बात तो यकीनन है, पायरो ने आहिस्ता से कहा। बड़ा दिलचस्प है। मोसियो बोक फट पड़े। क्या आपके पास इस अपराध के बारे में कुछ अपने विचार है मिस्टर हार्डमैन? पायरो ने पूछा। नहीं जनाब, मेरी समझ से तो परे है ये। इस गुत्थी को कैसे सुलझाओ समझ नहीं पा रहा। वे सब के सब तो इसमें शामिल होंगे नहीं, लेकिन दोषी कौन है ये मेरी अक्ल के परे है। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे ये सब पूछ लिया। मैंने बस अनुमान भिड़ाया। तब विश्वास कीजिए, आप बहुत चतुर अटकलबाज है। हाँ, मैं दुनिया को बताऊंगा कि आप चतुर अटकलबाज है। मिस्टर हार्डमैन ने पीछे को टेक लगाई और पायरो को प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। माफ़ कीजिए, वे बोले, लेकिन आपको देखकर कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। मैं आपको सलाम करता हूँ। हाँ, सलाम करता हूँ। आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान हैं मिस्टर हार्डमैन। बिल्कुल नहीं, मैंने जो महसूस किया वही कहा। इस सब के बावजूद, पायरो ने कहा, मसला अभी हल नहीं हुआ है। क्या हम अधिकारपूर्वक कह सकते हैं कि मिस्टर रैचेट का खून किसने किया? मुझे तो बाहर ही रखिए, मिस्टर हार्डमैन ने कहा। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो बस कुदरती तारीफ से भरा हुआ हूँ। उन दोनों के बारे में क्या ख्याल है जिनके बारे में आपने अभी तक अटकल नहीं लगाई है? बुजुर्ग अमरीकी महिला और वह नौकरानी। मेरा ख्याल है हम मान सकते हैं कि रेलगाड़ी पर वही दो है जो बिल्कुल निर्दोष है। अगर हम, पायरो ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें अपने छोटे से संग्रह में शामिल न कर सके, मिसाल के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग की घर की देखभाल करने वाली महिला और खाना बनाने वाली के तौर पर। खैर, अब दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे हैरत में नहीं डाल सकती, मिस्टर हार्डमैन ने हथियार डालते हुए कहा। पागल खाना, ये मामला यही है, पागल खाना। आह मेरे भाई, ये सचमुच संयोग को कुछ ज़्यादा ही खींचना होगा, मोसियो बोक ने कहा। वे सब इसमें शामिल नहीं हो सकते। पायरो ने उनकी तरफ देखा। आप समझ नहीं रहे हैं, वे बोले। बिल्कुल समझ नहीं रहे। मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं रैचेट का खून किसने किया? तुम जानते हो? मोसियो बोक ने पलट कर कहा। पायरो ने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा। मुझे कुछ समय से ये मालूम रहा है। यह इतना साफ है कि मुझे हैरत है आप सबने भी इसे नहीं देखा। उन्होंने हार्डमैन की तरफ देखा। और आप? जासूस ने सिर हिला दिया। उसने उत्सुकता से पायरो की तरफ देखा। मैं नहीं जानता, हार्डमैन ने कहा। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कौन था इनमें से। पायरो 1 मिनट खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, मिस्टर हार्डमैन, थोड़ी तकलीफ़ उठाकर सबको यहाँ इकट्ठा कीजिए। इस मामले के 2 मुमकिन हल है। मैं दोनों के दोनों आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। सारे मुसाफिर भीड़ की शक्ल में डाइनिंग कार के भीतर आते गए और चारों तरफ की मेज़ों पर जमकर बैठ गए। उन सभी के चेहरों पर लगभग एक जैसा भाव था, उत्सुकता के साथ मिली हुई शंका का। स्वीडी महिला अब भी रो रही थी और श्रीमती हबर्ड उसे दिलासा दे रही थी। अपने को अब संभालो। हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपने ऊपर काबू रखे रहो। अगर हम में से कोई दुष्ट हत्यारा है तो हम जानते हैं वो तुम नहीं हो। अरे, ऐसा सोचने वाला पागल ही होगा। तुम यही बैठो और मैं तुम्हारे पास रहूँगी और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। पायरो के उठकर खड़े होने पर उनकी आवाज़ मध्यम होती हुई रुक गई। कंडक्टर दरवाजे पर मंडरा रहा था।
मैं यहाँ रहूँ मोसिए? निश्चय ही मिशेल। पायरो ने अपना गला साफ किया। देवियों और सज्जनों, मैं अंग्रेज़ी में बोलूँगा क्योंकि मेरे ख्याल में आप सभी को कमोबेश वह भाषा आती है। हम यहाँ सैमुअल एडवर्ड रेचेट उर्फ कसेटी की मौत की तफ्तीश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जुर्म के दो मुमकिन हल है, मैं दोनों आपके सामने रख दूंगा और मैं मोसिए बोक और डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन को जो यहाँ मौजूद है ये फैसला करने के लिए कहूँगा कि कौन सा हल सही है। अब आप सब इस मामले के ब्यौरे से वाकिफ़ है। आज सुबह मिस्टर रेचेट चाकू भोंक कर मार दिए पाए गए। आखिरी बार उनके ज़िंदा होने की जानकारी कल रात 12:37 पर की गई, जब उन्होंने कंडक्टर से दरवाजे की उस तरफ से बात की थी। उनके नाइट सूट में पाई गई एक जेब घड़ी बुरी तरह पिचकी हुई थी और 1:15 बजे बंद हो गई थी। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने पाई जाने पर लाश की परीक्षा करने के बाद मौत का समय रात के 12 से लेकर 2 बजे तक का ठहराया। आधी रात को आधे घंटे बाद, जैसा कि आप सब जानते हैं, रेलगाड़ी बर्फ़ के अंबार में फंस गई। उस समय के बाद किसी के लिए भी गाड़ी को छोड़कर जाना संभव नहीं था। मिस्टर हार्डमैन ने, जो न्यूयॉर्क की एक जासूसी एजेंसी के सदस्य है, कई सिर मिस्टर हार्डमैन को देखने के लिए घूमे। जो गवाही दी है उसके मुताबिक कोई बिना देखे उनके कूपे एक सिरे पर नंबर 16 के सामने से गुजर नहीं सकता था। इसीलिए मजबूरन हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हत्यारा एक खास डिब्बे, इस्तांबुल से कैले जाने वाले डिब्बे ही में पाया जा सकता है। ये मैं कहूँगा कि हमारी धारणा थी। वह कैसे? चौंक कर मोसिए बोक के मुंह से निकला। लेकिन मैं आपके सामने एक और धारणा भी पेश करूँगा। वह बहुत सीधी सादी है। मिस्टर रेचेट का कोई ख़ास दुश्मन था जिससे उन्हें डर था। उन्होंने मिस्टर हार्डमैन को इस दुश्मन का हुलिया बताया और ये भी कहा कि उनकी जान लेने की कोशिश अगर होती है तो बहुत करके इस्तांबुल से चलने के बाद दूसरी रात को होगी। अब मैं आपको बता दूं, देवियों और सज्जनों, कि मिस्टर रेचेट ने जितना बताया उससे कहीं अधिक वे जानते थे। दुश्मन, जैसा मिस्टर रेचेट को आशंका थी, बेलग्रेड या शायद विनकोकी में गाड़ी पर सवार हुआ। उस दरवाजे से जो कर्नल आर्बतनॉट और मिस्टर मैक्वीन थे, वो उसी समय प्लेटफॉर्म पर उतरे थे। खुला छोड़ दिया था। उसे कंडक्टर की वर्दी मुहैया कराई गई, जो उसने अपने कपड़ों पर पहन ली, और एक चाबी भी दी गई जिससे वह मिस्टर रेचेट के कूपे में दाखिल हो सका। इसके बावजूद कि उसका दरवाज़ा बंद था। मिस्टर रेचेट नींद की दवाई के असर में थे। इस आदमी ने उन्हें बहुत खूंखार ढंग से चाकू भोंका और श्रीमती हबर्ड के कूपे में खुलने वाले बीच के दरवाजे से होता हुआ कूपे के बाहर चलाया। ऐसा ही हुआ, श्रीमती हबर्ड ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने जो चूरा इस्तेमाल किया था वह चलते चलते श्रीमती हबर्ड के नहाने के झोले में ठूस दिया। अजाने ही उसकी वर्दी का एक बटन गिर गया। फिर वह कूपे से बाहर और गलियारे के साथ साथ सरक गया। उसने जल्दी से वर्दी एक खाली कूपे में रखे सूटकेस में ठूस दी और कुछ मिनट बाद गाड़ी के चलने के ठीक पहले वह उससे उतर गया। एक बार फिर उसने जाने के लिए वही दरवाज़ा इस्तेमाल किया जिससे वह आया था, डाइनिंग कार के पास वाला। हर एक ने ज़ोर से सांस छोड़ी। और उस घड़ी के बारे में क्या ख्याल है? मिस्टर हार्डमैन ने पूछा। वही इस सब का हल किया है। रेचेट ने अपनी घड़ी को 1 घंटा पीछे करने में कोताही की थी, जैसा कि उन्हें तिजारी बोर्ड में करना चाहिए था। उनकी घड़ी तब भी पूर्वी यूरोप का समय बता रही थी, जो मध्य यूरोपीय समय से 1 घंटा आगे होता है। उस समय जब मिस्टर रेचेट को छुरा मारा गया तब 12:15 बजे थे, 1:15 नहीं। लेकिन ये तो बिल्कुल बेतुका हल है, मोसिए बोक चिल्लाए। वह आवाज़ जो कूपे के अंदर से 1 बजने में 23 मिनट पर आई, उसका क्या होगा? या तो वह रेचेट की आवाज़ थी या हत्यारे की। ज़रूरी नहीं है। वह खैर किसी तीसरे व्यक्ति की हो सकती थी, कोई जो रेचेट से बात करने गया था और जिसने रेचेट को मरा पाया था। उसने कंडक्टर को बुलाने के लिए घंटी बजाई, लेकिन फिर जैसा आप कहते हैं उसकी फूंक सरक गई। उसे डर लगा कि कहीं रेचेट की हत्या का इल्ज़ाम उस पर न आ जाए, सो उसने रेचेट बनकर कंडक्टर से बात की। हाँ, ये संभव है, मोसिए बोक ने हिचकिचाते हुए स्वीकार किया। पायरो ने श्रीमती हबर्ड की तरफ देखा। हाँ मैडम, आप कुछ कहने जा रही थी। अरे मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कहने वाली थी। क्या आपका ख्याल है मैं भी अपनी घड़ी को 1 घंटा पीछे करना भूल गई? नहीं मैडम, मेरा ख्याल है आपने उस आदमी को गुजरते सुना, लेकिन अचेतन में। बाद में आपको बुरा सपना आया कि आपके कूपे में कोई आदमी था और चौंक कर जागते हुए आपने कंडक्टर को बुलाने के लिए घंटी बजाई। खैर, मेरे ख्याल में ये संभव है
श्रीमती हबर्ड ने स्वीकार किया। रानी ड्रैगोमिरॉफ पायरो की तरफ बड़ी सीधी नज़र से देख रही थी। मेरी नौकरानी की गवाही के बारे में आपकी क्या सफाई है मोसिए? बहुत सरल मैडम, आपकी नौकरानी को मैंने जो रुमाल दिखाया वह उसने पहचान लिया कि आपका था। उसने कुछ बेढंगेपन से आपको बचाने की कोशिश की। उसका उस आदमी से आमना सामना हुआ था, मगर पहले विनकोकी स्टेशन पर खड़ी थी। उसने उसे बाद में देखने का दिखावा किया था, तो इस भ्रम में कि वह आपके पक्ष में एक ठोस सबूत जुटा रही थी। रानी साहिबा ने अपना सिर झुका लिया। आपने हर चीज़ सोच रखी है मोसिए, मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ। खामोशी छा गई। फिर अचानक जब डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने मेज़ पर ज़ोर से मुट्ठी पटकी तो सभी चौंके। मगर नहीं, वे बोले, नहीं नहीं और फिर नहीं, ये हल टिक नहीं पाएगा। दसियों छोटे छोटे ब्यूरों में वह कमज़ोर है। जुर्म ऐसे नहीं हुआ था। मोसिए पायरो को ये बात बखूबी पता होगी। पायरो ने उत्सुकता भरी नज़र डॉक्टर पर डाली। मैं देख रहा हूँ, वे बोले, कि मुझे आपको अपना दूसरा हल भी बताना होगा, लेकिन इसे बहुत जल्दी खारिज मत कीजिए। हो सकता है बाद में आप इस पर राज़ी हो जाए। वे मुड़कर दूसरों के रूबरू हो गए। जुर्म का एक और मुमकिन हल है। उस तक मैं इस तरह पहुँचा। जब मैं सारी गवाहियाँ सुन चुका तो मैंने पीठ पीछे टिकाई, आंखें बंद की और सोचने लगा। कुछ बातें खुद ब खुद मेरे सामने उभर आई जो ध्यान दिए जाने के काबिल थी। मैंने बिंदुओं को अपने दोनों साथियों के सामने रखा। कुछ मैं पहले ही जाहिर कर चुका हूँ, जैसे एक पासपोर्ट पर चिकनाई का धब्बा आदि। मैं बचे हुए बिंदुओं का जायज़ा लूँगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एक जुमला है जो इस्तंबुल से चलने के बाद पहले दिन मोसियो बोक ने लंच के समय डाइनिंग कार में मुझसे कहा था। इस बात पर कि जो लोग इकट्ठा थे वे इसलिए इतने दिलचस्प थे क्योंकि वे इतने भिन्न थे। सभी तबकों और कौमों की नुमाइंदगी कर रहे थे। मैं उनसे सहमत हुआ था, लेकिन जब यह विशेष ब्यौरा मेरे दिमाग में आया तो मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि क्या किन्हीं और स्थितियों में ऐसी संगत के कभी इकट्ठा होने की संभावना थी। और जो उत्तर मेरे दिमाग में कौंधा वो था सिर्फ अमेरिका में एक घर हो सकता था जहाँ इतनी ही अलग अलग कौमों के लोग इकट्ठा हो। एक इतालवी ड्राइवर, अंग्रेज़ गवर्नेस, स्वीडी नर्स, फ्रांसीसी नौकरानी वगैरह वगैरह। इसने मुझे पूछने की अपनी योजना की और प्रेरित किया, यानी हर व्यक्ति को आर्मस्ट्रॉन्ग वाले मामले में एक भूमिका देना। काफ़ी कुछ वैसे ही है जैसे कोई निर्देशक नाटक में पात्रों को तय करता है। खैर, इससे मुझे एक बेहद दिलचस्प और संतोषजनक नतीजा हासिल हुआ। मैंने अपने दिमाग में हर व्यक्ति की गवाही को अलग अलग परखा था, जिसके कुछ अजीब नतीजे सामने आए थे। सबसे पहले मिस्टर मैक्वीन की गवाही को लीजिए। उनसे मेरी पहली मुलाकात बहुत तसल्ली बख्श थी, लेकिन दूसरी मुलाकात में उन्होंने एक अजीब जुमला कहा। मैंने उन्हें एक पर्ची मिलने की बात बताई थी जिसमें आर्मस्ट्रॉन्ग कांड का जिक्र था। उन्होंने कहा, मगर निश्चय ही, और फिर रुक गए। फिर आगे बोले, मेरा मतलब था ये तो उस बुढ़ऊ की बड़ी लापरवाही थी। अब मुझे एहसास था कि उन्होंने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। फ़र्ज़ कीजिए कि वो कहना चाहते थे कि वह था, मगर निश्चय ही वह तो जला दिया गया था। जिस हालात में मिस्टर मैक्वीन को उस पर्ची और उसके नष्ट होने के बारे में मालूम था, दूसरे शब्दों में वे या तो हत्यारे थे या हत्यारे के साथ। बहुत ठीक। फिर निजी सेवक, उसने कहा कि रेल यात्रा करने के दौरान उसके मालिक को नींद की दवा लेने की आदत थी। ये सच हो सकता था, लेकिन क्या रैचेट ने कल रात उसकी खुराक ली होगी? उनके तकिए के नीचे रखी पिस्तौल ने इस बयान को गलत साबित कर दिया। जो भी नींद की दवा उन्हें दी गई थी वह उनके अजाने ही दी गई होगी। किसके द्वारा? जाहिर है मैक्वीन या निजी सेवक द्वारा। अब हम मिस्टर हार्डमैन की गवाही पर आते हैं। उन्होंने अपने बारे में जो कुछ भी बताया उस पर मैंने विश्वास किया, लेकिन जब रैचेट की रक्षा करने के लिए सचमुच लागू किए गए तरीकों की बात उठी जिन पर उन्होंने अमल किया था, तो उनकी कहानी कमोबेश बेतुकी सी थी। रैचेट की रक्षा करने का अकेला असरदार तरीका उनके कूपे में रात बिताना था, या ऐसी जगह जहाँ से उनका दरवाज़ा हमेशा दिखता रहे। उनकी गवाही ने जो एकमात्र बात साबित की वह यह कि गाड़ी के और किसी हिस्से में सफ़र कर रहा मुसाफिर किसी भी हालत में रैचेट की हत्या नहीं कर सकता था। इसने इस्तंबुल से कैले जाने वाले डिब्बे के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। ये मुझे एक अजीब और न समझ में आने वाली बात थी और मैंने इसे सोचने के लिए एक तरफ रख दिया। आप सब ने अब तक उन थोड़े से शब्दों के बारे में सुन लिया होगा जो मिस डेबनहैम ने कर्नल आर्बतनॉट से कहे थे और अचानक मेरे कान में पड़ गए थे।
मुझे जो दिलचस्प बात लगी वह यह कि कर्नल ने उन्हें मेरी कहा था और उनके साथ साफ साफ उनकी अंतरंगता थी। लेकिन फ़र्ज़ तो यही कराया जा रहा था कि कर्नल उनसे कुछ ही दिन पहले मिले थे और मैं कर्नल की किस्म के अंग्रेज़ों को जानता हूँ। अगर वे पहली बार नज़र ही में किसी लड़की से प्रेम करने लगे होते तो भी वे धीरे धीरे आगे बढ़ते, और वह भी अदब कायदे के साथ, हड़बड़ाहट में नहीं। इसलिए मैंने नतीजा निकाला कि कर्नल आर्बतनॉट और मिस डेबनहैम दरअसल अच्छी तरह परिचित थे और किन्हीं कारणों से अपरिचित होने का दिखावा कर रहे थे। एक और छोटा सा ब्यौरा था। टेलीफोन कॉल के लिए लॉन्ग डिस्टेंस शब्द के साथ मिस डेबनहैम का सहज परिचय। लेकिन मिस डेबनहैम ने तो मुझे बताया था कि वे कभी अमेरिका नहीं गई थी। एक और गवाह पर आए। श्रीमती हबर्ड ने मुझसे कहा था कि बिस्तर में लेटे लेटे वे देख नहीं पाती थी कि बीच के दरवाजे की चिटखनी लगी थी या नहीं, और इसलिए मिस ओसन से उन्होंने यह जांच लेने के लिए कहा था। अब अगर वे कूपे 1242 या कोई ऐसे ही नंबर के कूपे में होती तो उनकी बात ठीक होती, जहाँ चिटखनी दरवाजे के हत्थे के ठीक नीचे है। लेकिन विषम संख्या वाले कूपे में, जैसे नंबर 3 में, चिटखनी हैंडल से काफ़ी ऊपर है और इसलिए नहाने के झोले से ढकी नहीं जा सकती। मुझे लाचार होकर इस नतीजे पर पहुंचना पड़ा कि श्रीमती हबर्ड ऐसा मनगढ़ंत प्रसंग बता रही थी जो कभी घटित ही नहीं हुआ था। और यही मुझे 2-1 शब्द समय के बारे में कहने दीजिए। मेरे हिसाब से पिचकी हुई घड़ी के बारे में सबसे दिलचस्प ब्यौरा था उसके बरामद होने की जगह। रैचेट के नाइट सूट की जेब, जो घड़ी रखने की बेहद बेसुविधाजनक और नामुमकिन सी जगह है, खास तौर पर जब बिस्तर के सिरहाने घड़ी टांगने की एक खूंटी भी लगी हुई है। मुझे पक्का यकीन हो गया कि घड़ी जानबूझकर नाइट सूट की जेब में रखी गई थी और समय नकली था। इसका मतलब था कि जुर्म 1:15 बजे नहीं हुआ था। क्या वह पहले हुआ था? सही कहे तो 1 बजने में 23 मिनट पर। मेरे मित्र मोसिए बोक ने इसके कक्ष में तर्क देते हुए उस ऊंची चीख का हवाला दिया है जिसने मुझे नींद से जगा दिया था। लेकिन अगर रैचेट को नींद की तेज़ दवा दी गई थी तो वह चीख नहीं सकता था। अगर वह चीखने के काबिल होता तो वह अपने को बचाने के लिए किसी न किसी किस्म का संघर्ष करने के काबिल भी होता, और ऐसे किसी संघर्ष का नामो निशान नहीं था। मुझे याद आया कि मैक्विन ने एक नहीं बल्कि 2 बार और दूसरी बार बड़े खुले तौर पर इस तरफ ध्यान दिलाया था कि रैचेट ज़रा भी फ्रांसीसी नहीं बोल सकता था। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 1 बजने में 23 मिनट पर होने वाली सारी कारगुजारी एक ड्रामा था जो मेरे लिए खेला गया था। घड़ी वाले मामले की असलियत तक कोई भी पहुंच सकता था। जासूसी कहानियों में यह आम जुगत है। उन्होंने मान लिया था कि मैं उसके झांसे में नहीं आऊँगा, और ख़ुद अपनी चतुराई पर गर्व करता हुआ मैं ये मान लूँगा कि चूँकि रैचेट फ्रांसीसी नहीं जानता था, इसलिए जो आवाज़ मैंने 1 बजने में 23 मिनट पर सुनी वह रैचेट की नहीं हो सकती थी। इसलिए रैचेट तब तक मर चुका था। लेकिन मुझे विश्वास है कि 1 बजने में 23 मिनट पर रैचेट नींद की दवा की बेहोशी में पड़ा हुआ था। लेकिन ये जुगत सफल रही। मैंने अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका है। मैंने दरअसल वह फ्रांसीसी वाक्य सुना है। अगर मैं इतना मूढ़ हूँ कि उस जुमले की अहमियत नहीं समझ पा रहा तो वह मेरे ध्यान में लाई जानी चाहिए। अगर ज़रूरी हुआ तो मैक्विन पूरी तरह सामने आ सकते हैं, कह सकते हैं, माफ़ कीजिए मोसिए पायरो, वे मिस्टर रैचेट नहीं थे जो बोल रहे थे। वे फ्रांसीसी जानते ही नहीं थे। सो जुर्म का असली वक्त क्या था और किसने मिस्टर रैचेट को मारा? मेरी राय में, और यह सिर्फ मेरी राय ही है, मिस्टर रैचेट का खून 2 बजे के काफ़ी करीब किसी समय हुआ। वह आखिरी संभावित सीमा जिसका जिक्र डॉक्टर ने किया। रही बात इसकी कि खून किसने किया। ये पायरो रुके। अपने श्रोताओं की तरफ देखते हुए वे ध्यान की कमी की कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। खामोशी इतनी थी कि सुई का गिरना भी सुनाई दे जाए। वे धीरे धीरे आगे कहते गए। मुझे जो बात विलक्षण लगी वह यह कि गाड़ी पर मौजूद किसी एक व्यक्ति के खिलाफ दोष साबित करने में असाधारण कठिनाई सामने थी, और इसी अजीब संयोग ने भी मेरा ध्यान खींचा कि हर मामले में व्यक्ति के अन्यत्र उपस्थित होने की गवाही ऐसे व्यक्ति से आ रही थी जिसे नामुमकिन कहा जा सकता था। इस तरह मिस्टर मैक्वीन और कर्नल आर्बतनॉट ने एक दूसरे के लिए गवाही दी। 2 लोग जिनके बीच यह संभावना बेहद कम थी कि पहले से एक दूसरे को जानते रहे होंगे। यही अंग्रेज़ निजी सेवक और इतालवी सीढ़ी महिला और अंग्रेज़ युवती के सिलसिले में हुआ।
मैंने खुद से कहा, ये तो बड़ा अनोखा मामला है, वे सब के सब तो इससे जुड़े नहीं हो सकते। और तब सज्जनों मुझे रोशनी दिखाई दी, वे सब के सब इसमें लिप्त थे। ये संयोग कि आर्मस्ट्रॉन्ग कांड से जुड़े इतने सारे लोग उसी रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे, असंभव था। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि योजना थी। मुझे जूरी द्वारा सुनवाई के बारे में कर्नल आर्बतनॉट का एक जुमला याद आया। जूरी में 12 लोग होते हैं, 12 मुसाफिर थे। रैचेट को 12 बार चाकू भोंका गया था। और वह बात जो मुझे बराबर परेशान करती रही थी, इस्तांबुल से कैले जाने वाले डिब्बे में सफ़र कर रही गैर मामूली किस्म की भीड़ के बारे में, वह भी साल के ऐसे समय में जब सैलानी धंधा ठंडा हो। मुझे समझ में आ गई। रैचेट अमेरिका में न्याय से बच निकला था। उसके अपराध के बारे में दो राय नहीं थी। मैंने 12 लोगों की खुद ब खुद गठित जूरी की कल्पना की जिन्होंने उसे मौत की सज़ा दी थी और जिन्हें परिस्थितियों के दबाव से खुद जल्लाद भी बनना पड़ा था। और ये मानते ही सारा मामला अपनी साफ चमकती शक्ल में सज गया। मैंने इसको एक निर्दोष बनावट के रूप में देखा जिसमें हर व्यक्ति अपनी दी गई भूमिका निभा रहा था। तरतीब ऐसी बिठाई गई थी कि अगर किसी एक व्यक्ति पर शक पैदा हो तो दूसरों में से किसी एक या अधिक की गवाही शक साफ कर दे और मामले को उलझा दे। हार्डमैन की गवाही ज़रूरी थी अगर किसी बाहरी आदमी पर जुर्म का शक से और वह अपने कहीं और होने की सफाई न दे पाए। इस्तांबुल डिब्बे के मुसाफिर किसी खतरे में नहीं थे। उनकी गवाही का हर छोटे से छोटा ब्यौरा पहले ही से तय कर लिया गया था। सारा मामला बड़ी होशियारी से तैयार की गई पहेली जैसा था, जिसमें हर नई जानकारी जो सामने आती वह समूचे मामले के हल को और भी मुश्किल बना देती। जैसा कि मेरे मित्र मोसिए बोक ने कहा, मामला कल्पना के परे असंभव लगता था। यही वह असर था जिसे पैदा करने की कोशिश की गई थी। क्या यह हल सारे रहस्य को खोल देता? हाँ, ऐसा ही था। जख्मों की फितरत, हर जख्म एक अलग व्यक्ति की देन। धमकी के बनावटी पत्र, बनावटी क्योंकि वे नकली थे, महज सबूत के तौर पर पेश किए जाने के लिए। निसंदेह असली चिट्ठियाँ भी थी जिनमें रैचेट को उसके अंजाम की चेतावनी दी गई, जिन्हें मैक्वीन ने नष्ट कर दिया था, और उनकी जगह ये दूसरी चिट्ठियाँ रख दी गई थी। फिर रैचेट द्वारा बुलाए जाने से जुड़ी हार्डमैन की कहानी, सिर से पैर तक यकीनन झूठ। उस काल्पनिक औरतों जैसी आवाज़ वाले छोटे कद के सांवले से आदमी का हुलिया बहुत सुविधाजनक, क्योंकि उसकी खूबी ये थी कि वह किसी भी असली कंडक्टर पर लागू नहीं होता था और मर्द या औरत पर बराबर से लागू हो सकता था। चाकू भोंकने का विचार पहली नज़र में अजीब जान पड़ता है, लेकिन दोबारा सोचने पर और कोई चीज़ हालात से इतना मेल नहीं खा सकती थी। छुरा ऐसा हथियार था जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता, कमज़ोर या दुर्बल, और वह कोई आवाज़ नहीं करता था। मेरा ख्याल है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हर व्यक्ति बारी बारी से रैचेट के अंधेरे कूपे में श्रीमती हबर्ड के कूपे से दाखिल हुआ और उसने वार किया। वे खुद कभी नहीं जान सकते थे कि कौन से वार ने उसकी जान ली। आखिरी चिट्ठी जो रैचेट को शायद अपने तकिए पर मिली थी, सावधानी से जला दी गई थी। आर्मस्ट्रॉन्ग कांड की तरफ इशारा करने वाले किसी सुराग के न होने पर गाड़ी के मुसाफिरों पर शक करने का कोई कारण भी न होता। उसे एक बाहरी काम मान लिया जाता और औरतों जैसी आवाज़ वाले उस छोटे कद के सांवले आदमी के मत्थे मर दिया जाता, जो एक या अधिक मुसाफिरों द्वारा सचमुच ब्रोड पर गाड़ी से उतरता देखा गया होता। यह नहीं मालूम है कि जब षड्यंत्रकारियों को पता चला कि गाड़ी के बर्फ़ में फंस जाने के हादसे की वजह से उनकी योजना का वह हिस्सा असंभव था, तब सही सही क्या हुआ। मेरा ख्याल है जल्दी जल्दी राय मशविरा हुआ और फिर उन्होंने उसी पर अमल करने का फ़ैसला किया। ये सच था कि अब सभी मुसाफिरों पर शक होना लाजिमी था, लेकिन वह संभावना तो पहले ही देखकर उसका प्रबंध किया जा चुका था। जो अतिरिक्त काम करना था वह मामले को और भी उलझा देना था। 2 तथाकथित सुराग भी मृत व्यक्ति को कूपे में गिरा दिए गए थे। एक कर्नल आर्बतनॉट को फंसाने वाला, जिनके पास साफ सुथरेपन का सबसे तगड़ा सबूत था, और आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार से जिनका संबंध साबित होना शायद सबसे कठिन था। और दूसरा सुराग वह रुमाल जिससे रानी ड्रेगोमिरॉफ फंस सकती थी, मगर जो अपनी सामाजिक हैसियत, अपनी ख़ास तौर पर कमज़ोर काठी और उनकी नौकरानी और कंडक्टर की गवाही के बल पर लगभग अजेय स्थिति में थी। मामले को और उलझाने के लिए एक नकली सुराग, लाल किमोनो में रहस्यमयी महिला भी पैदा किया गया और मुझे इस महिला के वजूद का गवाह बनाया गया।
मेरे दरवाजे पर ज़ोरदार धमाका होता है। मैं उठकर बाहर झाँकता हूँ और दूर उस लाल किमोनो को गायब होते देखता हूँ। कुछ ध्यान से चुने गए लोग, कंडक्टर, मिस डेबनहैम और मैक्वीन भी उसे देखने की बात कहेंगे। जिस व्यक्ति ने वो लाल किमोनो मेरे सूटकेस के ऊपर उस समय रखा जब मैं डाइनिंग कार में लोगों से पूछताछ कर रहा था, उसमें मेरे ख्याल से मजाक करने की बहुत खूबी रही होगी। वो लिबास कहाँ से आया यह मुझे पता नहीं। मेरा शक है कि वह काउंटेस आंद्रेनी का है, चूँकि उनके सामान में सिर्फ शिफॉन का एक ढीला गाउन है, जो ड्रेसिंग गाउन की बजाय शाम की चाय के वक्त पहना जाने वाला गाउन जान पड़ता है। जब मिस्टर मैक्वीन को पहल पता चला कि वह चिट्ठी जो इतनी सावधानी से जला दी गई थी दरअसल जलने से बच गई थी और आर्मस्ट्रॉन्ग ही वह शब्द था जो जलने से बच गया था, तब उन्होंने ये खबर तत्काल सबको दे दी होगी। यही वह पल था जब काउंटेस आंद्रेनी की स्थिति पर जोखिम आ गया और उनके पति ने उनके पासपोर्ट में हेराफेरी का फैसला किया। यह उनकी दूसरी बदकिस्मती थी। उन्होंने मिलकर तय किया कि वे आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार से किसी भी ताल्लुक से इनकार करेंगे। उन्हें पता था कि मेरे पास तत्काल सच तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था और उन्हें विश्वास नहीं था कि अगर मेरा शक किसी एक व्यक्ति पर न गया तो मैं इस मामले की तह में जाने की कोशिश करूंगा। अब एक और ब्यौरा था जिस पर विचार करना था, ये मानते हुए कि जुर्म के बारे में मेरा अंदाज़ा सही था और मुझे विश्वास है कि वह सही होना ही चाहिए। तब प्रकट रूप से खुद कंडक्टर को भी इस योजना में शामिल होना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा था तो हमारे पास 12 नहीं 13 लोग हो जाते। इतने सारे लोगों में से एक दोषी है कि आम फार्मूले की जगह मेरे सामने समस्या ये थी कि इन 13 लोगों में से एक और सिर्फ एक निर्दोष था। वह व्यक्ति कौन था? मैं एक बड़े अजीब नतीजे पर पहुंचा कि जिस आदमी ने अपराध में कोई हिस्सा नहीं लिया था उसी ने बहुत करके उसमें हिस्सा लिया होगा। मैं काउंटेस आंद्रेनी की बात कर रहा हूँ। मुझ पर उनके पति की सच्चाई का प्रभाव पड़ा था जब उन्होंने कसम खाकर अपना वचन दिया था कि उनकी पत्नी उस रात अपने कूपे के बाहर नहीं गई थी। मैंने फैसला किया कि काउंट आंद्रेनी से कहा जाए कि अपनी पत्नी की जगह ले। अगर ऐसा था तो पियर मिशेल यकीनन उन 12 में था, लेकिन उसके शामिल होने की बात कैसे समझ में आती? वह एक भला आदमी था जो बहुत बरसों से कंपनी की नौकरी में था। ऐसा आदमी नहीं जिसे किसी जुर्म में सहयोग के लिए रिश्वत दी जा सके। तब पियर मिशेल ज़रूर आर्मस्ट्रॉन्ग कांड से जुड़ा रहा होगा, लेकिन वह नामुमकिन सी बात लगती थी। फिर मुझे याद आया कि नर्सरी की वह नौकरानी जिसने खिड़की से कूदकर जान दे दी थी, वह फ्रांसीसी थी। करे कि वह बदकिस्मत लड़की पियर मिशेल की बेटी थी। उससे सब कुछ साफ हो जाता। जुर्म को अंजाम देने के लिए जगह का चुनाव भी साफ हो जाता। क्या और भी कुछ लोग थे जिनकी इस नाटक में भूमिका साफ नहीं थी? कर्नल आर्बतनॉट को मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार का एक मित्र माना था। वे शायद युद्ध में साथ साथ रहे थे। नौकरानी हिल्डेगार्ड श्मिट, मैं आर्मस्ट्रॉन्ग के घर में उसकी जगह का भी अंदाज़ा लगा सकता था। हो सकता है मैं ज़रूरत से ज़्यादा लालची हूँ, लेकिन मैं अच्छी रसोई बनाने को सहज ज्ञान से भाप लेता हूँ। मैंने उसके लिए एक फंदा तैयार किया। वह उसमें फंस गई। मैंने कहा कि वह अच्छी खाना पकाने वाली थी। उसने जवाब दिया, जी सचमुच मेरी सारी मालकिनों ने ऐसा कहा है, लेकिन अगर आप नौकरानी के तौर पर रखी गई है तो आपके मालिकों को शायद ही ये जानने का मौका मिले कि आप अच्छा खाना बनाती है या नहीं। फिर हार्डमैन का मामला था। वह निश्चय ही आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार से समबद्ध नहीं था। मैं सिर्फ यही कल्पना कर सकता था कि आकर्षण की बात की थी। और एक बार फिर मुझे वह प्रतिक्रिया मिली जो इसकी मुझे तलाश थी। अचानक उसकी आंखें गीली हो गई, जिनके बारे में उसने दिखावा किया कि वे बर्फ से चुंधिया गई थी। अब बची श्रीमती हबर्ड। अब मुझे कहना होगा श्रीमती हबर्ड ने इस नाटक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रैचेट के बगल वाले कूपे में होने के कारण किसी और की बनिस्बत उन पर शक की सबसे ज़्यादा गुंजाइश थी। जैसा कि मामला था, उनके पास दूसरी जगह होने का ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसकी आड़ वे ले पाती। जो भूमिका उन्होंने अदा की बिल्कुल कुदरती, थोड़ी सी हास्यास्पद, अमरीकी प्यार करने वाली माँ की। उसके लिए एक कलाकार की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसी एक कलाकार आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार के साथ जुड़ी हुई थी। श्रीमती आर्मस्ट्रॉन्ग की माँ, अभिनेत्री लिंडा आर्डन। वे रुक गए। फिर एक मुलायम, अलसाई, सपनेली आवाज़ में, जो उस आवाज़ से बिल्कुल अलग थी जिसे सफ़र के दौरान अब तक श्रीमती हबर्ड इस्तेमाल करती आई थी, उन्होंने कहा, मुझे हमेशा कॉमेडी वाली भूमिकाएं पसंद थी। वे उसी सपने सरी की आवाज़ में कहती गई।
नहाने वाले झोले के बारे में वो भूल बेवकूफ़ाना थी। इससे यही पता चलता है कि आपको पहले अच्छी तरह अभ्यास कर लेना चाहिए। हमने जाते समय इसे आजमाया था। मैं तब समसंख्या वाले कूपे में थी और तब मेरा ख्याल है मैंने चिटकनी के दूसरी जगह होने के बारे में सोचा नहीं था। वे अपनी जगह पर थोड़ा सा हिली, आसन बदला और पायरो को सीधी निगाहों से देखा। आपको इस सब के बारे में पूरा पता है मोसियो पायरो। आप एक अद्भुत आदमी हैं, लेकिन आप भी पूरी तरह कल्पना नहीं कर सकते कि वह कैसा था। न्यूयॉर्क का वह भयानक दिन, मैं तो बस दुख से पागल ही हो गई थी। नौकरों का भी यही हाल था और कर्नल आर्बतनॉट भी वहाँ थे। वे जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग के दोस्त थे। उसने युद्ध में मेरी जान बचाई थी, आर्बतनॉट ने कहा। हमने उसी समय यह तय किया था। शायद हम पागल थे, मैं नहीं जानती, कि मौत की वह सज़ा जिससे कसेटी बच आया था उसे दी जानी थी। हम 12 थे या 11। सुजैन के पिता तो फ्रांस में थे। पहले हमने सोचा कि पर्चा निकाल ले कि कौन ये काम करेगा, लेकिन अंत में हम सब इस तरीके पर राज़ी हो गए। इसे सुझाया था ड्राइवर अंतोनियो ने। मेरी ने बाकी सारे ब्यौरे आगे चलकर हेक्टर मैक्वीन से मिलकर तय किए। वह हमेशा सोनिया मेरी बेटी को बहुत मानता रहा था और उसी ने हमें समझाया था कि कसेटी के पैसों ने उसे छुड़ाने में कैसी मदद की थी। हमारी योजना के चूल्हे बैठाने में बहुत वक्त लगा। हमें पहले तो रैचेट को खोज निकालना था। अंत में हार्डमैन ने इस पहलू का जिम्मा लिया। फिर हमें मास्टरमैन और मैक्वीन या कम से कम इनमें से एक को उसके कर्मचारी बनवाना था। खैर, वह भी हमने कर लिया। फिर हमने सुजैन के पिता से बात की। कर्नल आर्बतनॉट शिद्दत से चाहते थे कि हम 12 हो। उन्हें लगता था यह हमें ज़्यादा सही और उचित बना देगा। उन्हें छुरे का विचार बहुत पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने माना कि इससे हमारी ज़्यादातर मुश्किलें हल हो जाती थी। खैर, सुजैन के पिता राज़ी हो गए। सुजैन उनकी इकलौती संतान थी। हमें हेक्टर से पता चल गया कि रैचेट पूरब से देर सवेर ओरिएंट एक्सप्रेस से लौटेगा। उस गाड़ी पर पियर मिशेल का काम करना ऐसा अच्छा मौका था कि उसे गंवाया नहीं जा सकता था। इसके अलावा यह किसी बाहरी आदमी को न फंसाने का भी एक अच्छा उपाय था। तब मेरी बेटी के पति को निश्चय ही बताना था और उन्होंने उसके साथ गाड़ी पर सफ़र करने पर जोर दिया। हेक्टर ने ऐसा हिसाब बैठाया कि रैचेट उसी दिन सफ़र करे जिस रोज़ मिशेल की ड्यूटी लगी हो। हमने इस्तंबुल से कैले जाने वाले डिब्बे के हर कूपे को आरक्षित कराने का फैसला किया था, लेकिन दुर्भाग्य से एक कूपे हमें नहीं मिल पाया। वह बहुत पहले ही से कंपनी के एक निदेशक के लिए आरक्षित था। मिस्टर हैरिस तो यकीनन कपोल कल्पना थी, लेकिन हेक्टर के कूपे में किसी अजनबी का होना अटपटा साबित होता। और फिर एकदम आखिरी वक्त पर आ गए। वे रुकी। खैर, वे बोली, आपको सब कुछ मालूम है मिस्टर पायरो। क्या करेंगे आप इसके बारे में? अगर इस सब को सामने आना ही है तो क्या आप सारा दोष मेरे और सिर्फ मेरे मत्थे नहीं मर सकते? मैंने खुशी से उस आदमी को 12 बार छुरा भोंका होता। सिर्फ इतनी बात नहीं थी कि वो मेरी बेटी और उसकी बच्ची की मौत के लिए जिम्मेदार था, और उस दूसरे बच्चे की भी जो इस समय जिंदा और खुश खेल रहा होता। बात इससे भी ज़्यादा थी। डेज़ी से पहले दूसरे बच्चे भी रहे थे, भविष्य में और भी होते। समाज ने उसे दोषी करार दिया था। हम सिर्फ सज़ा को लागू कर रहे थे, लेकिन इन सब दूसरों को इसमें लपेटने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सारे भले वफादार लोग और बेचारा मिशेल और मेरी और कर्नल आर्बतनॉट, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। उस भीड़ भरे स्थान में गूंजती हुई उनकी आवाज़ में अद्भुत कशिश थी। उस गहरी, भाव भरी, दिल मसोसने वाली आवाज़ में जिसने न्यूयॉर्क के जाने कितने दर्शकों को रोमांचित किया था। पायरो ने अपने मित्र की ओर देखा। आप कंपनी के डायरेक्टर हैं मोसियो बोक? वे बोले। क्या कहना है आपका? मोसियो बोक ने खकार कर अपना गला साफ किया। मेरी राय में मोसियो पायरो, उन्होंने कहा, आपने जो पहला हल पेश किया था वही सही था। निश्चय ही मेरा सुझाव है कि वही हल हम युगोस्लाव पुलिस के सामने पेश करें जब वे आते हैं। क्या ख्याल है डॉक्टर, आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, मैं राज़ी हूँ, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने कहा। जहाँ तक डॉक्टरी सबूतों की बात है, मेरा ख्याल है मैंने 1 या 2 ऐसे सुझाव दिए हो सकते हैं जो दूर की कौड़ी जान पड़े। इन हालात में, पायरो ने कहा,
अपना हल आपके सामने पेश करने के बाद मैं बाइज़्ज़त इस मामले से विदा लेता हूँ। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।